एक, दो, तीन। भाई जल्दी करो, दूसरी वीडियो में पहुंच जाएंगे। चार, पाँच, छ। तो यार मेरे को ना 6 साल लग गए टू गेन टू कलेक्ट एंड मेक सेंस ऑफ ऑल द इन्वेस्टिंग नॉलेज जो मैंने बुक से, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज देख के और पेड प्रोग्राम्स बाय करके गेन करी है, राइट। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज you don't have to invest all that time, energy and money to gain this kind of knowledge, because मैं यही सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड जो भी चीज़ें मेरे को मार्केट के बारे में समझने में 6 साल लग गए ना यार, आई एम श्योर अगर आप मेरी वीडियोस कंसिस्टेंटली देखोगे, मे बी आप कुछ दिनों या महीने में वो सब चीज़ें गेन कर लोगे। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, इतनी डेप्थ और प्रैक्टिकल नॉलेज ना किसी भी CA, CFA, MBA ऐसे कोर्स में भी कवर्ड नहीं है। यकीन नहीं हो रहा? एक काम करो, मेरी पूरी वीडियो देखो टिल दी वेरी एंड, एंड फिर बात करते हैं। So, yaar, welcome to the part 2 of my video series where I'll tell you everything about my second multi-bagger stock जिसमें मैंने 20 लाख रुपीस बेट करे and made over 100% return in next 9 months. Right. Now, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, मैं यार आप सबको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जिस भी स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, प्लीज़ वो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आप कल ही जाके स्टॉक मत खरीद लेना। अगर खरीदना भी है तो पहले प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और फिर खुद से रिसर्च करना एंड फिर डिसाइड करना कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। ओके। एंड सेकेंड चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना, इसको ध्यान से सुनना यार। मेरे को ना बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे पास पिछले वीडियो के बाद मैसेज आया काफ़ी लोगों की, यार एक ही स्टॉक में आपने यश बैट कर दिया इतना सारा अमाउंट, ये तो बहुत रिस्की है और डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। बट मैं आपको उसका एक रीज़न लॉजिक देता हूँ। सबसे पहले ये ना बहुत किताबी बातें हैं, ओके। एंड सेकंड चीज़ इज, रिस्क भाई वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ ही वो है। बट व्हेन आई नो कि मैंने किसी स्टॉक में रिसर्च करी है बहुत अच्छे से, मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं दिन के 5-5 घंटे बैठ के मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है एंड 8-10 दिन तक मैंने बैठ के रिसर्च करी है बिना खाए पिए। मैं एक वन गो में 3-4 घंटे की सेटिंग देख के मैंने रिसर्च करी है, राइट। सो वहाँ से कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी थीसिस, एक खुद की इन्वेस्टमेंट थीसिस बनती है। एंड दैट इज रीजन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यार अगर मैं इस कंपनी में आज 20 लाख रुपए लगाऊंगा, 90% चांसेस है कि मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा, एटलीस्ट डबल तो होगा ही। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। नाउ एक और चीज समझना यार आप लोग कि दुनिया का हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में एक कॉमन ट्रेड पता है क्या है? कि इन लोगों ने ना अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक या दो ही स्टॉक्स पे या फिर बिजनेस आइडियाज पे बहुत बड़ा अमाउंट बेट किया एंड वहीं से इन्होंने वेल्थ बनाई अपनी, राइट। एंड दिस इज द फैक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन कब करनी है आपको अपने पैसे के साथ, ओके। डाइवर्सिफिकेशन हम कब करते हैं यार, जब आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट वेल्थ बन चुका है ऑलरेडी एंड आपको उस वेल्थ को प्रिजर्व करना है, यू डोंट वांट टू रिस्क इट ऑल, राइट। तब डाइवर्सिफाई करने की हम बात करते हैं, ओके। नाउ व्हेन समवन लाइक मी और यू, इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ ना, आपको सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया या फिर एक स्टॉक आइडिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको इतना कॉन्फिडेंस एंड करेज हो कि आप अपना मोस्ट ऑफ द मनी बेट कर पाओ एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स वो बेट काफी कैलकुलेटेड रिस्क वाली होगी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई न्यूज में आपने किसी टिप पे देखा या फिर आपने किसी बड़े इन्वेस्टर की न्यूज देखी और उसके कहे के आपने किसी स्टॉक पे अपना सारा पैसा लगा दिया, वो कंप्लीटली गैम्बल है। एंड मैं गैम्बलिंग की यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, राइट। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगने वाला है कि क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ओके। सो यार स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट स्विच इट टू माय स्क्रीन, ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ एक क्विक रिकैप करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में कवर क्या किया, ओके। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट माय इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो कि वेदर अ बिजनेस इज ऑफ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, राइट। एंड ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, अगर आप एक अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो। अगर आपको ये पता लग जाए ना, मतलब कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ के, सो सबसे बड़ा गेम चेंजर वो हो जाता है। काफ़ी लोगों को तो बिजनेस समझ में भी नहीं आता कि एग्जैक्टली कंपनी में ढूंढना क्या है। एंड वही मैंने उस फ्रेमवर्क में कवर किया था। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। सो मैंने टॉप 5 पॉइंट्स कवर करे थे, मेजर 5 फैक्टर्स जो आपको देखने हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप क्या चीज़ देखनी है कि उसमें रेपिटेबिलिटी है कि नहीं,
क्या कस्टमर बार बार आके वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर रहा है कि नहीं, राइट? अगर कर रहा है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कस्टमर अपना पा रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल मार्केटिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। दैट मीन्स वो कंपनी बहुत पैसा बनाएगी। सेकंड चीज़ है स्केलेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी बहुत ऑब्वियस चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट सर्विस जो जिसकी रिपीटेबिलिटी बहुत हाई है, राइट, एंड मैं इसको बहुत मास ऑडियंस को बेच पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स अनदर एक टिक मार्क लग जाता है और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाती है बिजनेस के अंदर, राइट। थर्ड थिंग है इंडस्ट्री। यार इंडस्ट्री हमें ऐसे चूज करनी है जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत कम हो और जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हो। ग्रोथ पोटेंशियल का मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से अगर इंडिया की जीडीपी 8 से 10% की रेट पे ग्रो कर रही है, सो आई वांट एन इंडस्ट्री जहाँ पे कम से कम वो ग्रोथ रेट जीडीपी से ज्यादा हो, लेट्स से 10 12 15% हो। ओके। फोर्थ चीज हमने बात करी थी मैनेजमेंट की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है कंपनी का, इट्स इट्स लाइक अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, राइट, एंड दो गाड़ियां ऑल्टो और बीएमडब्ल्यू। अगर ऑल्टो का ड्राइवर बहुत अच्छा है तो आराम से दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएगा। अगर मर्सिडीज में बहुत बेकार ड्राइवर बैठा है तो शायद वो 10 20 किलोमीटर के रास्ते में वो गाड़ी क्रैश कर देगा, राइट। सो ऑफकोर्स ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है। मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या देखना है? सबसे पहले एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का होना चाहिए। उनको ए टू जेड बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सेकंड चीज़, क्या मैनेजमेंट के अंदर पैशन और ग्रोथ है कि नहीं टू ग्रो द बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल्स, राइट। बहुत बार ऐसा स्टॉक मार्केट्स में होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल बैठे है, बहुत अच्छी कंपनी सेटअप है और बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रोइंग भी है, बट मैनेजमेंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या फिर इतना पैशन नहीं है कि वो लोग बिजनेस ग्रो ग्रो करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है अपनी वैल्यूएशंस पे, अपने धंधे पे, राइट। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी। स्टॉक मार्केट्स में अगर आपको एक ऐसी कंपनी मिल जाए जहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, पैशन है और ऑनेस्टी भी है, तो 99% केसेस में यू विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सही प्राइस पे बाय किया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। एंड द फिफ्थ थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो वाज कॉम्पेटिटिव एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना कि आपकी कंपनी के पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कंपटीशन को बीट नहीं कर सकता है। इसमें मैंने बात करी थी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के एडवांटेज की, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग नेटवर्क एक एडवांटेज था, ब्रांड वैल्यू की हमने बात करी थी। एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि यार कैसे मैंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया उसमें कैसे मैंने ये सारे मोड्स ढूंढे, ओके। सो यार अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, अब कैसे उस फ्रेमवर्क को मैंने प्रैक्टिकली डॉट्स कनेक्ट करी उस फ्रेमवर्क की एंड एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया। एंड एग्जैक्टली ये वीडियो है ही इस पूरे उसी टॉपिक के बारे में, ओके ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट और इंडस्ट्री की कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री सेलेक्ट करी है इन्वेस्टिंग के लिए, ओके। सो इंडस्ट्री मैंने ऑफ कोर्स चूज करी है म्यूजिक, आप सबकी स्क्रीन के सामने है। एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में देखो यार मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, ओके। और मैं यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक लेबल्स की बात कर रहा हूँ। आपने शायद नाम सुना होगा कंपनीज लाइक टी सीरीज, सारेगामा इंडिया, टिप्स म्यूजिक, राइट, जी जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक। आई एम श्योर आपने इन सारी कंपनीज के लोगोज ना किसी सॉन्ग के पोस्टर में देखे होंगे, राइट। बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको पता नहीं एग्जैक्टली कंपनी पैसा बनाती कैसे है, ओके। तो हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं इसी बारे में इस वीडियो के अंदर। सो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर ना मल्टीपल सेगमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है देखो आपका डिजिटल स्ट्रीमिंग सेगमेंट, जहाँ पे एप्स लाइक स्पॉटिफाई, जियो सावन एंड एप्पल म्यूजिक, ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं? मे बी अगर आप कभी भी आप स्ट्रीमिंग किसी ऐप पे जाओ, या तो एड रेवेन्यू से पैसा बनाते हैं जो भी फ्री एड्स आते हैं, राइट, या फिर जो कस्टमर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए पे करते हैं वहां से पैसा बनाते हैं, ओके। सेकंड चीज, सेकंड सेगमेंट आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का सेगमेंट। ब्रॉडकास्टिंग का सेगमेंट मतलब फॉर एग्जांपल रेडियो चैनल्स। ये लोग कैसे पैसा बनाते हैं? ये लोग म्यूजिक ऑफ कोर्स चलाते हैं रेडियो चैनल्स अपने चैनल्स पे, एंड वहाँ पे जो एड्स आते हैं वहां से ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दैट्स हाउ दे मेक मनी, राइट। थर्ड सेगमेंट आ गया लेट्स से कॉन्सर्ट्स का, लाइव इवेंट्स का, जहाँ पे सिंगर्स जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं। लाइव इवेंट्स वाले जो लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग टिकट्स की सेल से एंड स्पॉन्सरशिप से पैसा बनाते हैं, राइट। फोर्थ चीज आ गई यहाँ पे म्यूजिक लेबल्स। और लेबल बहुत इंटीग्रल पार्ट है म्यूजिक इंडस्ट्री का, बिकॉज म्यूजिक लेबल्स ना होते हैं, इट्स लाइक दे आर द ओनर्स ऑफ देयर म्यूजिक म्यूजिक।
मेनली जो भी आप गाने सुनते हो कॉन्सर्ट्स में, या फिर जो भी आप गाने सुन रहे हो स्पॉटिफाई पे, राइट, या फिर रेडियो पे, इन सारे ऐप्स को ना लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूजिक कंपनीज, म्यूजिक लेबल्स लाइक टी सीरीज, सारेगामा इंडियन, जी म्यूजिक से। तभी जाके वो लोग वो गाना अपने प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। ओके, एंड दैट इज द रीजन मैं इस बार सिर्फ उन लेबल्स को कवर करने वाला हूँ। एंड क्या ऐसे फैक्टर्स मैंने देखे हैं जिसकी वजह से आई बिलीव कि अगले 5-10 साल में म्यूजिक लेबल्स बहुत पैसा बनाने वाले हैं। पूरी इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री बहुत पैसा बनाने वाली है। ओके, सो इंडस्ट्री हमने कवर कर लिया, प्रोडक्ट म्यूजिक, म्यूजिक प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया है, इट्स वेरी लॉजिकल। आई होप ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। सो म्यूजिक इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट। ओके, आप देखो मीडिया ने एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में ना 4-5 चीजें हैं जो एज अ कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करते हैं। सबसे नंबर 1 चीज है न्यूज, जिसकी रेपुटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। एंड सेकंड चीज है टीवी सीरियल्स, एंड थर्ड चीज है वेब सीरीज। एंड अगेन इट्स वेरी ऑब्वियस, टीवी सीरियल्स एंड वेब सीरीज पे भी आप लोग ज्यादा रिपीट नहीं करके देखते उन लोगों को, राइट। एंड फोर्थ थिंग इज फिल्म्स। जस्ट अगेन फिल्म से भी इतनी ज़्यादा रिपीटेबिलिटी नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ी बेटर है टीवी सीरीज एंड वेब सीरीज के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ टाइम में 5 या 10 फेवरेट मूवीज होंगी, जो कि उसने शायद 2 या 4 बार ही एक मूवी को वापस रिपीट करके देखा होगा, राइट। एंड म्यूजिक इस केस पे यार बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। हम सबको पता है, राइट, म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है। आज आई एम श्योर दुनिया का कोई भी इंसान होगा नहीं जो म्यूजिक के बिना रह सकता है। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी एविडेंट यार, म्यूजिक की रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आपको मैं बताता हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज म्यूजिक के बारे में, कि कंज्यूमिंग म्यूजिक इज लाइक कंज्यूमिंग बटर और कंज्यूमिंग योर फेवरेट मैगी और योर फेवरेट फूड आइटम। एंड वाई, इसका रीजन क्यों है, बिकॉज आप देखो इन ह्यूमन बींग्स की ना बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हैबिट फॉर्मिंग है ह्यूमन बींग्स की। फॉर एग्जांपल आपकी फूड हैबिट्स हो गई, और आप कैसे क्लोथिंग हैबिट्स हो गई आपकी, और ऑफ कोर्स आपकी जो हैबिट्स हैं कि एंटरटेनमेंट हैबिट्स हो गई। कट। सर, नाउ हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक ना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। एंड ये हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। एंड आई एम श्योर शायद कोई भी इंसान नहीं होगा पूरी दुनिया में कि जिसको म्यूजिक पसंद ना हो। एंड हम सबको कोई ना कोई गाना पर्टिकुलर सिंगर का या फिर पर्टिकुलर मूवी के एल्बम का पसंद है जो हम रिपीट पे सुनते हैं, राइट। एंड कंज्यूमिंग म्यूजिक इज लाइक कंज्यूमिंग बटर, या फिर कंज्यूमिंग योर फेवरेट मैगी, और कंज्यूमिंग योर फेवरेट फूड आइटम। वाई? बिकॉज आप खुद सोचो, आपको अगर मैगी पसंद है तो आप पूरी लाइफ वही कंज्यूम करते रहोगे मोस्टली, राइट। एंड आई एम श्योर आप सब मैगी एंड अमूल बटर फॉर एग्जांपल, आप मोस्टली लोग वही पसंद करते हो, एंड यू विल कीप ऑन कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स। एंड अगेन सेम गोज विद म्यूजिक यार। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई सिंगर है या फिर कोई ना कोई म्यूजिक कंपोजर जिसके गाने आपको बहुत पसंद है, राइट। एंड पर्टिकुलर जॉनर के गाने भी आपको शायद बहुत पसंद होंगे। And you will keep on listening to those kind of genre, those kind of singers throughout your life. And that is why music बहुत valuable content या फिर बहुत valuable product है इस इंडस्ट्री में। ओके, सो अब यार बात करते हैं, हमने बात करी प्रोडक्ट की, हमने बात करी इंडस्ट्री की, अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। क्या म्यूजिक एक स्केलेबल प्रोडक्ट है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या ये स्केलेबिलिटी ऑलरेडी प्ले आउट कर चुकी है हमारी कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड, या फिर ये स्केलेबल होना भी बहुत बाकी है? और अगर मैंने इसका आंसर फिगर आउट कर लिया, देन ओनली देन आई विल बी एबल टू नो कि यार हाँ, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हम लोग पैसा बना सकते हैं। सो इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ना एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। ओके, सो इस स्लाइड में आप एक बार पढ़ो, हाउ द बर्थ ऑफ द इंटरनेट हैज क्रिएटेड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूजिक लेबल्स। ब्रैकेट में मैंने डाला है वैल्यू माइग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, देखो, वैल्यू और माइग्रेशन हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। वैल्यू का मतलब होता है कि यार किसी चीज की वैल्यू या कीमत। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करी है, मूव करी है। तो वैल्यू माइग्रेशन का मतलब क्या हो कि वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह मूव करी है। अब इसका हम पहले ना लाइव एग्जांपल समझते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, इसके एग्जांपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप ना नोटिस करना, इन अर्ली 2000 में ना हीरो मोटोकॉर्प कंपनी आई और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी थी। ओके,
एंड उस टाइम पे ना मोटरसाइकिल्स के आने से पहले मोस्टली लोग टू व्हीलर्स पे या तो साइकिल्स या फिर स्कूटर पे ट्रैवल करते थे। एंड जैसे ही हीरो मोटो अपने मोटरसाइकिल्स निकाली, उन्होंने बहुत अच्छे पहली बात तो प्राइस पॉइंट पे निकाली। एंड मोटरसाइकिल्स के इंजन भी ऑफ कोर्स हैवी होते थे और पावरफुल होते थे। एंड एट द सेम टाइम मोटरसाइकिल्स काफ़ी स्टाइलिश होती थी, तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ स्टेटस बन चुकी थी। एंड जब उन्होंने कंपनी ने मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी विद इन फ्यू मंथ्स, इतनी सारी बुकिंग्स आई। एंड विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स लोगों ने स्कूटर पे ट्रैवल करना ही छोड़ दिया और सिर्फ बाइक्स हर कोई खरीदता था। राइट, अब आज आप देख लो कि स्कूटर्स तो उस टाइम पे है चलते नहीं है। अगर आप एक्टिवाज की भी बात करते हो, जो भी होंडा की है या फिर टीवीएस की है, राइट, वो भी थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा स्पोर्टी लुक वाले स्कूटर्स निकालते हैं, राइट। सो हीरो मोटोकॉर्प ने आके वो ट्रेंड चेंज किया एंड वहां से वैल्यू माइग्रेशन हुई स्कूटर से बाइक्स पे। ओके। एंड अब देखो, आप चीज को इसको ध्यान से समझ रहे हो कि यार मोड ऑफ ट्रैवल टू व्हीलर ही है, लेकिन वो टू व्हीलर स्कूटर से बाइक में शिफ्ट हो चुका है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत लॉजिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इन द टेलीकॉम सेक्टर, राइट। मोबाइल फोन्स के आने से पहले हम लोग सब लैंडलाइन यूज करते थे। जैसे मोबाइल फोन्स आए, सबने लैंडलाइन यूज करना बंद कर दिया और सारा शिफ्टिंग मोबाइल फोन्स पे हो गया। अगर हम कॉल करना है, हमें किसको टेक्स्ट करना है, वीडियो कॉल करना है, अब तो बहुत एडवांस फीचर्स भी आ गए मोबाइल में, राइट। सो अब ये भी एक वैल्यू माइग्रेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है, राइट। आप क्या कर रहे हो, बात आप अभी भी आप कॉल पर बात ही कर रहे हो, बट आप उसको कॉल करने के लिए किसी को या फिर वो सर्विस यूज करने के लिए आप प्रोडक्ट डिफरेंट यूज कर रहे हो। टेलीफोन की जगह आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज वैल्यू माइग्रेशन इज ऑल अबाउट। बात करते हैं कि वैल्यू माइग्रेशन कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है और सीरियस वेल्थ क्रिएट का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है स्टॉक मार्केट में ना, तो यू नीड टू फोकस कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, फिर पॉसिबल है कि वो हो सकता है मे बी कुछ 2-3 साल के अंदर। वाई? बिकॉज जब भी वैल्यू माइग्रेशन के केसेस देखे गए ना इंडस्ट्री में, तो होता क्या है कि कुछ सेट ऑफ कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल BSNL जो लैंडलाइन वगैरह मैनेज करती थी, राइट, वो उस टाइम पे एकदम डूब जाती है। लेकिन यहीं पे कंपनीज लाइक एयरटेल एंड जियो या फिर वोडाफोन जो इनोवेट करके सिम कार्ड लेके आ रही है, राइट, वहाँ पे इन कंपनीज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, राइट। एंड अगर आप देखोगे आज भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन, या वोडाफोन छोड़े यार, जियो की बात करते हैं, ये दो ही कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में। भारती एयरटेल का अगर आप चार्ट देखोगे ना, प्राइस चार्ट 2000 से लेकर अब तक देखना उस कंपनी में कितनी वेल्थ क्रिएट हुई है। एंड सेम चीज़ यार, सेम चीज़ मल्टीपल टाइम्स प्ले आउट हो चुकी है म्यूजिक इंडस्ट्री में, स्पेशली म्यूजिक लेबल्स की इंडस्ट्री में। और इसका डेफिनेटली जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है लेबल्स पे ही पड़ता है। एंड दैट इज रीजन मैंने म्यूजिक लेबल्स इस बार सेलेक्ट करा है। एंड तो आप थोड़ा समझते हैं, आपके सामने पीपीटी है, इस पे समझते हैं कि कितनी बार वैल्यू माइग्रेशन हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में और कैसे कैसे चीज़ें प्ले आउट करी हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखना यार कि इन 1948 सबसे पहले म्यूजिक, जो रिकॉर्डेड म्यूजिक था, वो आया था इंडिया के अंदर, इंडिया का वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड वहाँ पे सबसे पहले एक डिवाइस आया था वाइनल। वाइनल क्या होता है बेसिकली, आप आई एम श्योर आप सबने मूवीज में देखा होगा, एक डिस्क होती है ब्लैक कलर की और वो उसके ऊपर पिन लगी होती है, वो डिस्क घूम रही रिवॉल्व हो रही होती है और उसके अंदर साउंड आ रहा होता है, राइट। सो सबसे पहले वो डिवाइस था जहाँ से लोगों ने रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया था। 1948 से लेकर वाइनल का रेवोल्यूशन चला टिल 1982। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34 ईयर्स या 32 साल के आसपास ये पूरा रेवोल्यूशन चला। एंड फिर वैल्यू माइग्रेशन होता है, लोग वाइनल से शिफ्ट होते हैं सीडीज पे, सीडीज पे एंड कैसेट्स पे, जो कि रेडियोज में यूज होता है, डीवीडी प्लेयर में यूज होता है, राइट। एंड इस पॉइंट पे जब ये ऐसे डिवाइस इंट्रोड्यूस हुए, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो कंपनीज थी, उन्होंने बहुत पैसा बनाया कैसेट्स एंड डीवीडीज बेच के, राइट। सो अब कैसेट्स एंड डीवीडीज बेचने के बाद वापस म्यूजिक इंडस्ट्री में वैल्यू माइग्रेशन हुआ। एंड फिर आया इंटरनेट का एरा, जहाँ से चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड इन 1990s, लेट 90s के आसपास या फिर अर्ली 2000 के आसपास इंटरनेट इतना बूम हो चुका था। इंडिया में तो ऑफकोर्स नहीं हुआ था, लेकिन मोस्टली इन यूएस एंड डेवलप कंट्रीज वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी कॉमन होने लग गया था धीरे धीरे। एंड वहाँ से पता है हुआ क्या, कैसेट्स और डीवीडीज का जो बिजनेस था कंप्लीटली ठप होने लग गया। एंड इंटरनेट की वजह से इंक्रीज हो गई पायरेसी। पायरेसी बेसिकली क्या होती है कि आई एम श्योर आप यू ऑल रिमेंबर कि यार आज से 10-15-20 साल पहले हम सब लोगों ने गाने सुने कैसे
पेन ड्राइव में डाउनलोड करके या फिर मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करके गाने सुने हैं, वो भी टॉरेंट जैसी साइट से, राइट। एंड इस वजह से ना म्यूजिक इंडस्ट्री को 10 से 15 साल तक मेजर लॉसेस फेस करे, एंड स्पेशली इन इंडिया। तो इंडिया में तो यार इंटरनेट बहुत टाइम बाद आया था, लेकिन वो 14 साल का जो पीरियड था 2000 से 2014 तक, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर म्यूजिक कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े। एंड मोस्टली कंपनीज, जो छोटी कंपनीज थी वो तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, और जो बड़ी कंपनीज थी वो लोग थोड़ा अपना मेंटेन कर पाए खुद को, और थोड़े एक्सपेंसेस मैनेज करके दे वर एबल टू सस्टेन दैट। ओके, अब गेम चेंज हुआ 2014 से। 2014 में क्या हुआ, जियो ने रिलायंस ने ज्वाइन किया, रिलायंस ने लॉन्च किया जियो सिम, जहाँ पे दे उन्होंने इंटरनेट सबके लिए फ्री कर दिया, कंप्लीटली फ्री। उस वजह से सडनली स्मार्टफोन यूजर इंटरनेट में बहुत बढ़ गए, इंडिया में बहुत बढ़ गए, एंड इंटरनेट ऑलमोस्ट हर शहर में, हर गली में, हर गांव में पहुंचने लग गया धीरे धीरे। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो द एंटायर स्टोरी, राइट। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग आने लग गए, कंटेंट क्रिएटर्स बनने लग गए, और एट द सेम टाइम म्यूजिक वीडियोस के व्यूज स्काई रॉकेट हो गए। एंड जो लेबल्स का पैसा, मतलब आप सोचो, जो मतलब बिजनेस पूरा ठप हो गया था, वो क्योंकि फिजिकल डीवीडीज सेल नहीं हो पा रही थी, वही लेबल्स अब प्रॉफिटेबल हो रहे थे बिकॉज ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आप आज जाके यूट्यूब पे देखना, टॉप 5 म्यूजिक लेबल्स आप सर्च करना इंडिया में, उनके सब्सक्राइबर्स देखना। ऑलमोस्ट कंपनीज लाइक टी सीरीज, सारेगामा इंडियन, सारी कंपनीज के ना हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। एंड सब वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोइंग, वन ऑफ द बिगेस्ट सब्सक्राइबर बेस है इंडिया में म्यूजिक कंपनीज के पास। एंड ये लोग पैसा ऐसे ही बनाते हैं कि जो भी एड रेवेन्यू आता है यूट्यूब का, सारा उसका 50% शेयर म्यूजिक कंपनीज के पास जाता है। सो यहाँ से चीज़ें होनी स्टार्ट हुई है, तो वैल्यू माइग्रेशन अब यहाँ से आप देखो कैसे हो रहा है। कैसेट से हम आए, पायरेसी की वजह से हम पहुंचे मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव पे, राइट। अब वही चीज़ सारी डिजिटल हो चुकी है, अब हम पहुंच गए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के एरा में, डिजिटल एरा में। ओके, अब कैसे ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ आगे की स्लाइड्स में। सो यार नाउ आई हैव फिगर आउट कि यार म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, राइट। एंड टू प्ले आउट दिस इन्वेस्टमेंट थीम, द स्टॉक इन विच आई इन्वेस्टेड माई मनी इज नन अदर देन टिप्स म्यूजिक। आप सबकी स्क्रीन के सामने है ये, एंड आई एम श्योर आप सब ने लोगों कहीं ना कहीं देखा होगा, या फिर किसी सॉन्ग के पोस्टर के ऊपर देखा होगा इस कंपनी का लोगो, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछता अगर उनके पास पुरानी कैसेट्स है गानों की, 90s के गानों की, तो आप शायद आप लोगों ने वहाँ पे इस कंपनी का लोगो देखा होगा। एंड यू डोंट इवन नो, आप जाने अनजाने में इस कंपनी के रोज डेली बेसिस पे गाने कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल गाने, सॉन्ग्स लाइक क्रू, सॉन्ग लाइक नैना फ्रॉम मूवी क्रू, एंड सॉन्ग्स लाइक सोनी सोनी एंड चोली के पीछे क्या है, ये सारे गाने इस कंपनी के हैं। एंड जिन्हें मेरा दिल लुटिया, वो गाना भी इस कंपनी का है। सो आप देख रहे हो कि आपने सुने हैं गाने सारे, बट यू डोंट नो कि कौन सी कंपनी गाने बनाती है। ओके, सो टिप्स म्यूजिक यार काम क्या करती है, आई टेल यू ना वेरी ब्रीफ मैनर, कि इनके पास तो दो बिजनेसेस थे, टिप्स फिल्म्स एंड टिप्स म्यूजिक। ओके, एंड ये कंपनी पिछले 25 साल से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड आप सोचो हम सब इस कंपनी के गाने कंज्यूम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कंपनी इतने साल से लिस्टेड है। अब समझते समझने की कोशिश करते हैं यार कि ये कंपनी 25 साल से लिस्टेड है, सडनली अचानक से इसकी स्टॉक प्राइस में इतनी मूवमेंट क्यों आ रही है। सो मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखाना चाहता हूँ इस कंपनी का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ओके, आप देखो 2005 में स्टॉक था अराउंड 4 रुपए का, 3 से 4 रुपए का। आज करते 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 ऑलमोस्ट 2020 में, बेसिकली 15 साल बाद स्टॉक ये 5-6 रुपए के पास क्लोज हुआ। और 30 अप्रैल 2020 में ये इसने जर्नी स्टार्ट करी अपनी, 10 20 30 40 50 100 200 होके। एंड करते करते आज ये स्टॉक देखो 810 रुपये पे यार, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ जंप। अब आप देख रहे हो वैल्यू माइग्रेशन का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। 20 साल तक, जैसे एज आई टोल्ड यू, 10 से 15 साल तक कंपनी ने कुछ पैसा नहीं बनाया। एंड उसका रीज़न ये सिंपल है, बिकॉज पायरेसी थी और इंडिया में इंटरनेट का बूम था नहीं उस टाइम पे इतना, राइट। एंड जैसे आप देखो मार्च 2020 के बाद हम सब ने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत कंटेंट कंज्यूम किया है और बहुत एंटरटेनमेंट कंज्यूम करा है, उसी के बाद से इतना बड़ा चेंज आया है। कंपनी ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस देखोगे ना, 10 रुपए से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस आज 90 गुना हो चुका है, 80 से 90 गुना। ओके,
अब ना यहाँ पे आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। याद है हमने बात करी प्रोडक्ट की रिपीटेबिलिटी की एंड स्केलेबिलिटी की, राइट? आप देखो कितना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। टिप्स जो था ना, टिप्स इंडस्ट्रीज थी पहली कंपनी, तो इनके पास दो बिजनेसेस थे, टिप्स म्यूजिक और टिप्स फिल्म्स। एंड फिल्म्स बिजनेस ना कंपनी का कभी भी यार प्रॉफिटेबल नहीं था। और इसका बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, क्योंकि फिल्म्स में रिपीटेबिलिटी में नहीं है कंज्यूमर्स की, राइट? जिसकी वजह से फिल्म्स एक बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। वही हम बात करें म्यूजिक में इतनी ज्यादा रिपीटेबिलिटी है, जिस वजह से म्यूजिक बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, राइट? एंड मैनेजमेंट को ये चीज पता थी शुरू से। बट एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ क्यों अचानक 2021-22 में कंपनी का शेयर इतना जंप करा है। बिकॉज मैनेजमेंट ने इस टाइम पे डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जब म्यूजिक बिजनेस में इतना बड़ा बूम आ रहा है एंड दे ऑल्सो नो कि फिल्म बिजनेस उनका लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो क्यों ना हम डीमर्ज कर देते हैं। डीमर्ज मतलब एक कंपनी को डिवाइड कर देते हैं दो इंडिविजुअल एंटिटीज में, और उसमें म्यूजिक बिजनेस सेपरेट होगा एंड फिल्म बिजनेस सेपरेट होगा, और दोनों ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी। एंड ये जब हुआ ना, तो आपको बताता हूँ मैं क्या इम्पैक्ट आया कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो कंपनी ने अपना डीमर्जर अनाउंस किया था 2022 में के 22 में अराउंड मई के आसपास। और आप देखो 2013 से हम प्रॉफिट्स और सेल्स वगैरह देते हैं कंपनी की। सेल्स है 138 करोड़, और आज सेल्स है कंपनी 283 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ओके, प्रॉफिट था कंपनी का 12 करोड़ 2013 के अंदर। आज कंपनी का प्रॉफिट है 152 करोड़ पिछले लास्ट 12 मंथ्स का, राइट? और आप देखो, अगर हम कंपनीज के मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% -5%, 15, 22, 7 करते करते अचानक से 2021 में 61%, फिर 22 में 64%, फिर 55, फिर 60 और फिर 66 का मार्जिन मेंटेन है, राइट? आप देखो 2019 में कंपनी का 3 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड अब 2020 में 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद 21-22 में आप प्रॉफिट देखो कितनी तेजी से कंपनी ग्रो कर रहे हैं। इसका सिंपल रीजन क्यों है? बिकॉज म्यूजिक अब इतना कंज्यूम होने लग गया है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है। सो अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने हमने जो रिपीटेबिलिटी की बात करी, आप देख रहे हो इसको, आप इस डॉट को आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि म्यूजिक बिजनेस बहुत हाई रिपीटेबिलिटी वाला बिजनेस है, इस वजह से इनके प्रॉफिट इतने ग्रो करे जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे टिप्स के दूसरे बिजनेस की, फिल्म्स की, तो इसका पहले आप शेयर प्राइस देखो, कहीं मूव नहीं कर रहा है। और ऑफ कोर्स ये डीमर्ज अभी देखो 2022 में हुआ था अक्टूबर के आसपास, तो 2 साल का ही डेटा है इसमें। अब आप यहाँ पे जाओ, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट देखो, बहुत इनकंसिस्टेंट है। मार्च मार्च 2022, फिर 23, फिर 24, हम प्रॉफिट्स देखो, कभी 6 करोड़, कभी 24 करोड़, कभी 1 करोड़, और कभी -6 करोड़। ऐसा क्यों है? बिकॉज फिल्म बिजनेस में रेपुटेबिलिटी नहीं है, एंड ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बहुत वैसे भी स्ट्रगल कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री, राइट? जिसकी वजह से वो बिजनेस अच्छा पैसा नहीं बना रहा है। आप खुद सोच के देखो, अगर ये बिजनेस उस एंटिटी में कंबाइंड होता ना म्यूजिक के साथ, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट म्यूजिक बिजनेस पे भी पड़ता, एंड ओवरऑल पिक्चर पूरी नेगेटिव दिखती है। इसी वजह से मैनेजमेंट ने कंपनीज को, दोनों कंपनीज को डीमर्ज किया है। एंड जब भी ऐसा होता है स्टॉक मार्केट्स में, आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जिस भी कंपनी का डीमर्जर अनाउंस हो रहा है, या फिर डीमर्ज कंपनी डीमर्ज हो चुकी है, मार्केट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। बिकॉज वहाँ पे प्रमोटर का आपको समझ से बड़े करना क्या चाह रहा है मैनेजमेंट, वो ये चाह रहा है मैनेजमेंट कि मार्केट्स को पता लगे उनके असली जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे, एंड जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वो अलग हो जाए। तो इससे क्या हुआ, स्टॉक का शेयर प्राइस इतना बढ़ गया टिप्स म्यूजिक का। और 2 साल के अंदर देखो, अक्टूबर 2022 में जब डीमर्ज हुआ, कंपनी का स्टॉक कहाँ पे था? स्टॉक प्राइस 131 के आसपास था, ठीक है? अक्टूबर में 150 के आसपास था, और आज देखो प्राइस 800 924 हाई टच किया कंपनी में, राइट? एंड इसकी वजह से प्रोमोटर्स की वेल्थ क्रिएट हुई है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हुई है, एंड मार्केट्स में जो भी छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया, लाइक मी। एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू लुक आउट फॉर बिजनेसेस जहाँ पे प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेटिव बहुत हाई है। एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको कवर करवाया कि डीमर्जेस जहाँ पे भी हो रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में, आपको वहाँ पे नजर रखनी है हमेशा कि क्यों डीमर्ज हो रहा है। डीमर्ज होने से
किसको ज़्यादा फायदा है, इन्वेस्टर्स को और मैनेजमेंट को फायदा कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ओके, सो वापस हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ओके, सो अब तक हमने बात करी टिप्स म्यूजिक एंड टिप्स फिल्म्स की, कैसे ये दोनों बिजनेसेस अलग अलग लिस्टेड हैं, एंड कैसे म्यूजिक बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिल्म बिजनेस नहीं है। एंड उसका एक सिंपल मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि रिपीटेबिलिटी का बहुत फर्क है म्यूजिक और फिल्म्स के अंदर, राइट। सेकंड चीज़ हमने बात करी यार वैल्यू माइग्रेशन की, राइट, एंड कैसे वैल्यू माइग्रेशन की वजह से आज म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है फॉर नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स। ओके, एंड हमने थोड़ा डीमर्जर्स के बारे में बात करी, इट वाज ऑफ कोर्स द बोनस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ अब ना समझते हैं कि देखो, जब भी हम किसी इंडस्ट्री या फिर स्टॉक के बारे में रिसर्च करते हैं ना, हम एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए होता है, अप्रोक्सीमेट आइडिया, कि यार अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 10 15 साल, तो कितना पोटेंशियल है वो। अगर हम ये अप्रोक्सीमेट नंबर एक जज कर पाए ना कि यार इंडस्ट्री कितना ग्रो करने वाली है अगले कुछ सालों के अंदर, देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि यार कंपनी कुछ साल बाद, लेट्स से 5 साल बाद भी कितना प्रॉफिट या सेल्स जनरेट कर सकती है हमारे लिए। अब इसको समझने का इसको इसकी इसकी जो अप्रोच है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको ना ऐसे सोचो, इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड यूएस एंड यूरोप ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं। एंड अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि इंडिया ना अभी 15 20 30 साल पीछे यूएस एंड यूरोप जैसी कंट्रीज से, इन टर्म्स ऑफ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड जो अभी हमारी जीडीपी का साइज है, राइट। सो एक लॉजिकल अप्रोच क्या होती है इस केस में, कि अगर जो इंडस्ट्री ऑलरेडी यूएस और यूरोप में प्ले आउट हो चुकी है, एंड म्यूजिक इंडस्ट्री इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन है दुनिया भर में, हर इंसान गाना सुनता है, राइट। सो इट्स हाईली प्रोबेबल ना कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री यूएस और यूरोप में अच्छी बूम कर चुकी है ऑलरेडी, अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया की आज की सिचुएशन से, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार उन कंट्रीज में कैसे ग्रोथ प्ले आउट करी और सेम चीज इंडिया में जब होगी तो कैसे होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्रॉपर, हम लोग नंबर्स में अब इसको एक आइडिया लेंगे कि इंडस्ट्री किस लेवल पे पहुंचने वाली है। सो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ गूगल की स्क्रीन। अब हम यहाँ पे जाते हैं और ना बहुत सिंपल करते हैं, हम सर्च करते हैं, लेट्स से व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ इंडियन रिकॉर्ड लेबल्स। एंड मार्केट साइज का मतलब क्या होता है, मार्केट साइज का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री की जो जितनी भी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल इंडस्ट्री की बात करें, तो जितने भी मेजर म्यूजिक लेबल्स हैं इंडिया में, उन सबका कंबाइंड रेवेन्यू कितना आता है, उसको जब हम सम अप करते हैं तो मार्केट साइज निकलता है। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स द इंडियन रिकॉर्ड लेबल मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2500 करोड़, ठीक है। एंड इन रिकॉर्डेड म्यूजिक रेवेन्यूज विद प्रोजेक्शन टू रीच 3600 करोड़ बाय 2024। ओके, सो हम मोटा मोटा हमें एक आइडिया लग गया कि यार 2024 में म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल इंडस्ट्री की साइज 3600 करोड़ के आसपास है। अब मेरे को जज करना कि 140 करोड़ के देश में क्या ये नंबर छोटा है, बहुत बड़ा है, या फिर बहुत छोटा है, या फिर ओके ओके है। क्योंकि अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर ये नंबर सिग्निफिकेंट लेवल पे अभी है या नहीं है, तो हम समझ पाएंगे, जज कर पाएंगे कि यार इंडस्ट्री किस लेवल पे है अभी। एंड अकॉर्डिंग टू मी 36 करोड़ इज अ डिसेंट नंबर। किसी भी, जब मैंने पहली बार ये नंबर देखा तो मेरे लिए बहुत डिसेंट था कि ठीक है, इतना तो होगा। जब मैंने यूएस और यूरोप में रिसर्च करी ना उनकी इंडस्ट्री के बारे में, तब मेरे को फिगर आउट हुआ कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ रिकॉर्ड लेबल इंडस्ट्री साइज इन यूरोप। ये आता है $5.2 बिलियन इन 2023 की बात है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली हो गया 45,000 करोड़, ठीक है। अब मैं वापस ना आपको यूएस का दिखाता हूँ। एंड यूएस में भाई ये नंबर है अराउंड, लेट्स से, देखो, द मार्केट साइज ऑफ द म्यूजिक लेबल प्रोडक्शन इन यूएस इज अराउंड $14.2 बिलियन इन 2024। ओके, अब देखो ये कितना बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। $14 बिलियन कितना होता है, इट्स मोर देन 1 लाख करोड़। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता है क्या है, कि यूएस और यूरोप की पॉपुलेशन इंडिया से 4 गुना कम है।
मतलब 30 करोड़ की आबादी वाले कंट्री में, यूएस में, अगर म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स की इंडस्ट्री, मैं सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड लेबल्स की बात कर रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। एंड यूरोप में यही इंडस्ट्री 40 से 50 हजार करोड़ की हो सकती है। तो इंडिया में यू कैन इमेजिन, आपको आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया में 140 करोड़ की जनता में कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, राइट ना। ऑफ कोर्स यूएस, यूरोप और इंडिया का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स एंड यूरोस में पेमेंट होती है, एंड इंडिया में आईएनआर होता है, राइट। एंड आईएनआर एंड यूरो का जो प्राइस है, परचेसिंग पावर पैरिटी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा गैप है, राइट। हम इसको ऑफकोर्स डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, बस हमें एक आइडिया लग गया है कि अगर 40 करोड़ की, 30-40 करोड़ की कंट्रीज के अंदर 40-50 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है, तो डेफिनेटली एक मेरे को अप्रोक्सीमेट नंबर मिल जाता कि इंडिया में भी एटलीस्ट 20-30 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है। अभी ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर मैंने खुद जज किया है। अब आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कैसे मैनेजमेंट और जो और रिसर्च रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है उसमें वो लोग कैसे एक नंबर फिगर आउट करके आ रहे हैं। सो हम एग्जैक्ट नंबर जो इंडस्ट्री का होगा हम लोग ट्राई टू फिगर आउट करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स इन दिस वीडियो। ओके, सो अब हम वापस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब ना इसके बाद हमें समझना जरूरी है बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटायर म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री। ओके, सो क्विकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ म्यूजिक बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री का। बेसिकली फिल्म प्रोड्यूसर देखो जाते हैं म्यूजिक क्रिएटर्स के पास, ओके, और उनको बोलते हैं, उनको हायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंगर्स को, सॉन्ग राइटर्स को, म्यूजिक कंपोजर्स को, कि यार देखो हमारी पिक्चर के लिए आप लोगों को गाना बनाना है, 4-5 गानों की एक एल्बम बनानी है, एंड हम आपको अकॉर्डिंगली पे करेंगे उसके लिए। ओके, जब ये गाने बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स इन गानों के कॉपीराइट सेल करते हैं म्यूजिक लेबल्स को, एंड म्यूजिक लेबल्स बेसिकली एंड ओनर होते हैं इन गानों के। ओके, एंड ये म्यूजिक लेबल अब क्या करते हैं, इन कॉपीराइट्स को यूज करके ये लोग लाइसेंस करते हैं आगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को, जैसे यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया ना। एप्पल म्यूजिक इन रिटर्न ऑफ दोज लाइसेंस सॉन्ग्स इनको पे करते हैं कुछ शेयर ऑफ रेवेन्यू और मे बी फिक्स्ड लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है एंड कॉपीराइट्स किस किस टाइप के होते हैं। सो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ। ओके, ओके, सो यार अब हम समझते हैं कॉपीराइट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे, तभी आप ढंग से समझ पाओगे कि म्यूजिक लेबल्स कैसे कॉपीराइट से पैसा बना पाते हैं, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे बिजनेस मॉडल के ऊपर। ओके, सो देयर आर ऑफ कोर्स 3 टाइप्स ऑफ कॉपीराइट जिसमें हम फोकस करेंगे आज। ओके, ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 आता है आपका पब्लिशिंग राइट्स। नंबर 2 पे आपका आता है साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स। नंबर 3 पे आता है आपका पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स। अब इसको समझते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ पब्लिशिंग राइट्स कौन ओन करता है। सॉन्ग के जो राइटर होते हैं, कंपोजर होते हैं एंड सिंगर होते हैं। पब्लिशिंग राइट्स देखो यार इन लोगों के पास होते हैं, एंड जब भी कोई गाना बजता है बाहर इवेंट्स में या फिर कॉन्सर्ट्स में, तो पब्लिक ऑफ कोर्स पब्लिशिंग राइट्स भी यूज होते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम होता है इनको मिलती है म्यूजिक लेबल्स की तरफ से, अराउंड 5 to 10% के आसपास ये रॉयल्टी इनकम होती है। तो ये सारी रॉयल्टी इनकम सॉन्ग राइटर्स, कंपोजर एंड सिंगर्स के पास जाती है। ओके, एंड जो दो मेजर राइट्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग एंड पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स, ये होते हैं म्यूजिक लेबल्स के पास। अब ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इनका यूज़ क्या है। साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स का यूज़ क्या होता है कि जो भी म्यूजिक लेबल्स क्या करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स को लाइसेंस करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एंड जियो सावन को, एंड वो ऐप्स साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स यूज़ करके हमारे लिए गाना प्ले करवाते हैं अपने ऐप्स पे। ओके, सो ये तो साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स का पार्ट हो गया। पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स क्या होते हैं कि देखो जो भी आप सॉन्ग सुनते हो ना वेडिंग्स में, इवेंट्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, ओके, ये सारे सॉन्ग्स के यूज़ करने के लिए वहाँ पे जो डीजे यूज़ होता है, डीजे गाने यूज़ करता है, प्ले करता है नो इवेंट्स वगैरह में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, इन लोगों को वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, राइट। ये फ्री में गाना नहीं चला सकते, पर इंडिया प्रॉब्लम पता है क्या है,
इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में ना, आजकल 25-30 साल जब भी इंडस्ट्री आई है, म्यूजिक को ना लोगों ने फ्री समझ रखा है कि यार फ्री में कंज्यूम होता है, म्यूजिक के तो पैसे देने नहीं पड़ते हैं। एंड ये चीज़ इंडिया में चेंज हो रही है, एंड दैट इज द रीजन साउंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक परफॉर्मेंस की वजह से म्यूजिक लेबल्स बहुत पैसा बनाने वाले हैं। और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आने वाली स्लाइड्स में। ओके, सो हम प्रेजेंटेशन वापस आ गए। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई, एक थोड़ा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया, मैंने आपको राइट्स बताया कैसे किन टाइप के राइट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सेल राइट्स टू म्यूजिक लेबल्स। इन लोगों को म्यूजिक लेबल की जरूरत क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। और म्यूजिक लेबल ना बहुत की इंटीग्रल पार्ट पार्ट प्ले करते हैं, राइट, पूरी ये इंडस्ट्री की, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। सो सबसे आप पहले समझो एक फिल्म प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर को म्यूजिक क्यों चाहिए अपनी मूवीज के लिए, कि यार उसको एंटरटेनमेंट के लिए ऑफ कोर्स म्यूजिक चाहिए। सेकंड चीज, उनको करनी है मार्केटिंग में, अपनी मूवीज की मार्केटिंग करनी है उन लोगों को। अब मार्केटिंग के लिए क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाना, कोई सुपरहिट फिल्म है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल की हम बात करते हैं। एनिमल जब रिलीज हुई थी ना लास्ट ईयर, तो उससे 1 महीने पहले ही ना एनिमल के काफी सारे गाने, फॉर एग्जाम्पल अर्जन वेली और फिर सतरंगा जो अरिजीत सिंह का गाना है, वो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया था प्रोड्यूसर्स ने। एंड विद इन 1 मंथ मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे उनके गानों पे। एंड पब्लिक ने बहुत गाना पसंद किया। और जब भी हम कोई गाना सुनते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी मूवी का है। एंड इस तरीके से मूवी प्रमोट होती है रिलीज होने से 1-2 महीने पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि म्यूजिक मूवी मूवी को प्रमोट करने के लिए जो भी हम गाने फिल्म प्रोड्यूसर बनाते हैं, ये गाने के राइट्स टी सी लेबल्स को क्यों बेचते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स, राइट, लाइक टी सी एंड सारेगामा। इसका सिंपल लॉजिक ये है, बिकॉज इन म्यूजिक लेबल्स के पास हंड्रेड्स एंड मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और ये फॉलोअर्स ना कोई खरीद नहीं सकता, राइट। एंड फिल्म प्रोड्यूस के पास कितने भी कनेक्शन हो, कितने भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना मूवी के अंदर, उनको अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक फॉलोअर बेस चाहिए बहुत बड़ा, जो कि सिर्फ म्यूजिक लेबल्स के पास है। एंड दैट इज द रीजन उनको मार्केट करने के लिए अपनी मूवी को, एक गाने के राइट्स म्यूजिक लेबल्स के बेचने पड़ते हैं। सो यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा मोट है म्यूजिक लेबल्स के पास, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, जो मेरे जिस मोट की मैंने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, राइट। ये बहुत बड़ा मोट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो किसी कंपनी में है, तो ऑफ कोर्स वो कंपनी पैसा बनाएगी, कंपटीशन के लिए उनको बीट करना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड चीज, क्यों फिल्म प्रोड्यूसर्स को म्यूजिक लेवल की इतनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब वो राइट सेल करते हैं म्यूजिक के, तो उनको पैसा मिलता है काफी सारा म्यूजिक लेवल से। एंड उस मनी को यूज करके वो अपने फिल्म्स के ऑपरेशन फंड कर सकते हैं। अगर कोई भी आज के टाइम में देखो आप, बड़ी मूवी होती है ना किसी सुपरस्टार की, तो उस मूवी के जो गाने के राइट्स होते हैं ना, वो बहुत महंगे बिकते हैं यार। 5-6 गानों के एल्बम के राइट्स 25-30-30-40 करोड़ तक जाते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन वाई म्यूजिक लेबल्स की इतनी रिक्वायरमेंट है फिल्म प्रोड्यूसर्स को, या फिर सिंगर्स को भी। इनफैक्ट अब कोई इंडिपेंडेंट सिंगर होएगा जिसको आज अपना गाना लॉन्च करना है और अच्छे से मार्केट भी करना है, राइट। सो एक सिंगर के पास इतना फंड्स नहीं होते हैं, बहुत कम बड़े मेजर सिंगर्स होते हैं जिनके पास इतना पैसा होगा कि अपने एल्बम खुद फंड करे, राइट। बट मेजॉरिटी ऑफ द सिंगर्स के पास, आर्टिस्ट के पास इतना फंड नहीं होता है। म्यूजिक लेबल्स की वहाँ पर उन लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए उन लोगों को म्यूजिक लेबल्स का, और ऑफ कोर्स फंडिंग भी चाहिए उन लोगों को मार्केटिंग एंड ऑल वो सब करने के लिए, राइट। देखिए हाउ डू म्यूजिक लेबल्स मेक मनी। ओके, तो म्यूजिक लेबल के पास ना यार 4 स्ट्रीम्स होती हैं ऑफ इनकम। अब क्योंकि म्यूजिक लेबल ने देखो यार ऑफ कोर्स राइट्स परचेज कर लिए, काफ़ी सारे पैसे देके फिल्म प्रोड्यूसर से, उनको पैसा तो बनाना है ना। तो इन 4 तरीके से म्यूजिक लेबल्स पैसा बनाते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रीमिंग आ गया। स्ट्रीमिंग में आपका आ गया रेवेन्यू शेयर फ्रॉम यूट्यूब। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर गाने पे अगर 100 मिलियन व्यूज आए हैं, तो जो भी रेवेन्यूज वीडियो से जनरेट हुआ है यूट्यूब के थ्रू, 50 to 55% रेवेन्यू वो यूट्यूब देता है म्यूजिक लेबल्स को, और बचा वो अपने पास रखता है। यहीं पे हम बात करें स्पॉटिफाई और एप्पल की ना, कि अभी देखो मोस्टली लोग फ्री में ये सब गाने सुन रहे हैं इन ऐप्स पे, राइट। सो अभी क्या रेवेन्यू मॉडल चल रहा है कि 10 पैसा स्पॉटिफाई पे करता है पर स्ट्रीम पे म्यूजिक लेबल्स को। बट थिंग इज, जब ये रेवेन्यू पेड पे शिफ्ट हो जाएगा ना, जब सारे मोस्ट यूजर्स पेड पे शिफ्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री में प्ले आउट हो रहा है, तब पता है इतना सिग्निफिकेंट जंप होने वाला है इन म्यूजिक लेबल्स के लिए। बिकॉज तब वहां पे ना स्पॉटिफाई एंड अदर अदर एप्स, वो लोग 50% रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करेंगे म्यूजिक लेबल्स के साथ। एंड तब वहां पे क्या होगा, पर शेयर पर स्ट्रीम का या फिर पर सॉन्ग का रेवेन्यू अचानक से जंप हो जाएगा 50 से 60 पैसे पे। और अभी हम देखें 10 पैसे पर सॉन्ग है, राइट। एंड तब हो जाएगा 50 to 60 पैसे पर सॉन्ग।
तो आप सोच, कैन यू जस्ट इमेजिन, जब पूरी जनता इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, उसमें से 50 करोड़ लोग भी अगर पेड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इतना मैसिव अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा स्पॉटिफाई के लिए। और ऑफ कोर्स जब वो अपना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूजिक लेबल्स को, म्यूजिक लेबल भी बहुत पैसा बनाएंगे, राइट। अभी मेरे पास डेटा कहाँ से आया, आप सब पूछ रहे हो। यार देखो, मैं आगे इस वीडियो में हर चीज़ कवर करूंगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा ओवरवेल मत होना कि मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। सब गूगल पे अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये सब ढूंढना है। ओके, सेकंड चीज़ हम बात करते हैं म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी आप एड्स देखते हो टीवी पे या फिर यूट्यूब पे, राइट, कुछ कुछ एड्स में आपने देखा होगा कि पुराने गाने यूज़ हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मूवी का या फिर किसी पर्टिकुलर सिंगर का। सो उन एड्स को ना, उन गानों को यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है म्यूजिक लेबल्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कॉपीराइट यूज़ कर रहे हैं। थर्ड चीज़ आती है पब्लिक परफॉर्मेंस। यार ये भी ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ये पूरी इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ा होने वाला है। पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब मैंने आपको बताया पहले भी क्या होता है, कि जो भी आप गाने सुनते हो वेडिंग्स में, इवेंट्स में, रेस्टोरेंट्स में, बार में, राइट, उन सब वहाँ पे जो भी डीजे गाने प्ले करता है, उन सब के लिए उन लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस है पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स। एंड फोर्थ चीज़ है जो एक कंप्लीटली न्यू स्ट्रीम है म्यूजिक कंपनीज के लिए, एंड दिस दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, कि जो म्यूजिक यूज होता है शॉर्ट कंटेंट फॉर्म में, शॉर्ट्स में, रील्स में जो म्यूजिक यूज होते हैं ना आजकल, आप देखो कुछ कुछ रील इतनी वायरल हो जाती हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं रील्स पे, और वहाँ पे अगर किसी म्यूजिक लेवल का गाना उस रील के अंदर है, तो दे आर एब्सोल्युटली यू नो वांट कि यार उनको भी पैसा चाहिए वहाँ पे। फोर्थ स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो कि म्यूजिक कंपनीज के लिए है, वो है ओके, सो फोर्थ स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो म्यूजिक कंपनीज के लिए अभी न्यूली जनरेट हुई है, वो है रेवेन्यू फ्रॉम शॉर्ट एंड रील्स। तो जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील्स है, इन पे आपने देखा होगा कुछ कुछ रील्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, एंड उनमें किसी पर्टिकुलर सॉन्ग यूज होता है किसी पर्टिकुलर म्यूजिक लेवल का। एंड ऑफ कोर्स अगर वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे गाने यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को पे करना पड़ेगा म्यूजिक लेवल्स के लिए। एंड आई फील इस सेगमेंट में भी बहुत पोटेंशियल है, बट यहाँ पे हम एग्जैक्ट, हमें नंबर नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, वो फ्यूचर ही बताएगा। बट आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतनी सारे म्यूजिक म्यूजिक लेबल्स का इतनी सारी स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है, एंड हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अब आगे चलते हैं, तो हम म्यूजिक कंजम्पशन ट्रेंड समझते हैं इंडिया में अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे ना फोकस करना पेइंग म्यूजिक ओटीटी सब्सक्रिप्शन पे। 2020 में ये सिर्फ 2 मिलियन था, 2023 में ये 7 मिलियन है, मतलब 20 लाख से 70 लाख रुपए, 70 लाख लोग पे कर रहे हैं ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए। अब इमेजिन करो, इंडिया जैसी कंट्री में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, एंड सिर्फ 70 लाख लोग पे कर रहे हैं अभी म्यूजिक ओटीटी सर्विसेज के लिए। तो कैन यू इमेजिन कितना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी मार्केट है यार। सो इसका तुम, आई फील यार, कोई एक बहुत बड़ा समंदर है जहाँ पे हम लोग अभी बहुत छोटे, छोटा हमने ओशन कवर करा है, और इतना बड़ा अभी ओशन बाकी है, राइट। एंड एक और स्टेट आप देखो यहाँ पे, एवरेज म्यूजिक लिसनिंग आवर्स पर वीक, ग्लोबल एवरेज लिस्टिंग टाइम है 20 घंटे का, इंडिया का है 24 घंटे का। एंड इंडियंस जो कि 16 से 44 की एज ग्रुप में है, वो एक हफ्ते में 26 घंटे तक गाना सुनते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टैट, राइट। एंड ये यही इस टिप्स की यही मोस्ट रेलेवेंट ऑडियंस है, 16 टू 44 की एज ग्रुप के बीच की। ओके, सो ये ट्रेंड्स आपको बताते हैं, इन स्टैट्स से हेल्प होता है कि यार इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। यहीं पे आप देखिए डोमिनेशन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मतलब कि जो भी कंपनीज एड्स वगैरह में पैसा खर्च करती थी पहले टीवी में, रेडियो में, बिल बोर्ड्स पर, अब मोस्टली वो कंपनी शिफ्ट हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इट इज वेरी ऑब्वियस, आप सब देख रहे हो यार, यूट्यूब पे कितने एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कितने एड्स रन कर रहे हैं। एंड जितना डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ही म्यूजिक लेबल्स को फायदा होगी। म्यूजिक लेबल्स ऑफ कोर्स इन सारे प्लेटफॉर्म पे फैले हुए हैं, एंड ऑफ इसका तो यार देखो कोई अंत ही नहीं है, बनने ही वाला है, और बहुत ऑब्वियस चीज़ है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स टिप्स म्यूजिक इतना यूनिक क्यों है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, टिप्स म्यूजिक ना अमंग टॉप 5-6 प्लेयर्स हैं पूरी म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री के अंदर, एंड ये 5-6 प्लेयर्स मिलकर ना 90% रेवेन्यू शेयर करते हैं। ओके, तो इसमें आप देखो, जो लेबल्स पूरी इंडस्ट्री में, टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक, सारेगामा इंडियन, टिप्स म्यूजिक। अब इसमें मैंने टिप्स म्यूजिक क्यों सेलेक्ट किया, सबसे पहले आपको रीजन बताता हूँ।
टी सीरीज और सोनी म्यूजिक देखो लिस्टेड ही नहीं है इंडिया की स्टॉक मार्केट में, सो वहाँ पे तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास इन्वेस्ट करने का। जी म्यूजिक में क्या प्रॉब्लम है यार, अपना सर्च करना, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड करके एक स्टॉक है। अब वो कंपनी के अंदर ना सारे बिजनेसेस आते हैं, जी न्यूज़ हो गया, जी म्यूजिक हो गया, जी जी का जो फिल्म बिजनेस है, सारे एक ही कंपनी के अंदर मर्ज्ड है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, म्यूजिक बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होगा जी का, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। लेकिन फिल्म्स और न्यूज़ बिजनेस में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पूरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सबड्यूड है, बिकॉज मार्केट को देखो नहीं पसंद। मार्केट को सिर्फ चाहिए आपकी अर्निंग्स ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। एंड जहाँ पे भी मार्केट को इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स दिखेंगी या फिर लॉसेस दिखेंगे यार, या फिर फ्यूचर विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, मार्केट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी। ओके, markets only care about business quality and earnings quality and earnings growth। एंड सेम चीज अगर आप सारेगामा इंडिया देखो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इस कंपनी का भी स्टॉक अगर आप गूगल करोगे, पिछले 4 साल में 10-20 गुना हो चुका है ऑलरेडी। सारेगामा इंडिया में क्या इशू है मेरे को पर्सनली, कि वो लोग ना मल्टीपल चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अभी। अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक बिजनेस वो लोग आप सबको शायद पता होगा, सारेगामा कारवा करके बॉक्स आता है जिसमें सारेगामा के पुराने गाने हैं, राइट। तो वो बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है सारेगामा इंडिया में, एंड वो ऑलरेडी कंपनी का पार्ट है अभी। तो जिस वजह से सारेगामा इंडिया में मेरे को ना एक विजिबिलिटी नहीं दिख रही है फ्यूचर की। अगर हम टिप्स म्यूजिक की बात करें ना, मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बिजनेस पे फोकस्ड है, और वो भी लाइसेंसिंग बिजनेस पे, राइट। एंड लाइसेंसिंग बिजनेस लेबल किसी भी लेवल का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। मैं आपको इसके लॉजिक रीज़न बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, सो थोड़ा अब इसको डीप डाइव करते हैं क्या चीज़ हो रही है टिप्स के अंदर। तो टिप्स के पास ना 31,000 सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है, जो कंपनी का एक बिगेस्ट इंटेंजिबल एसेट है, और वही ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। अब अब देखो, यूट्यूब पे ना सबसे पहले आप ये स्टैट देखो, यूट्यूब व्यूज देखो 2024 के एंड 2020 के, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप आया इन बिलियन। पहले 26 बिलियन था व्यूज यूट्यूब पे व्यूज टिप्स के पास FY20 में। 2024 में उन्हीं वीडियोस पे व्यूज आए हैं 193 बिलियन व्यूज। तो आप देख रहे हो कोविड के बाद कितना बूम बढ़ा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफकोर्स इंडिया में बढ़ा है, सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, उसकी वजह से बहुत लोग यूट्यूब पे आके एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। म्यूजिक इज द नंबर वन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वी ऑल नो दैट। सो ये एक स्टैट है यार, ये स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस आउट मत करना। आप नोट्स लिखो या फिर आप पेन पेपर जो भी आपके पास उसको खोलो और नोट्स लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज इस स्लाइड के से आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी को क्या चाहिए होता है टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर्स, और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल आपको अपने मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे आपको मेंटेन करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए थे मोड्स। एंड हम इसी स्लाइड में मोड्स के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है। ओके, तो फर्स्ट मोड आपके पास टिप्स के पास आता है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, टिप्स म्यूजिक ने स्टार्ट किया अपना जर्नी इन लिए 1980s के आसपास। ओके, तब इन्होंने कैसेट्स वगैरह बेचना स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बहुत नई थी। ओके, सो म्यूजिक इंडस्ट्री भी ऑफ कोर्स बहुत नई होगी। एंड वहाँ पे जब इन्होंने स्टेप इन किया, जब वहाँ पे शायद हार्डली कोई एक दो प्लेयर्स ही होंगे म्यूजिक लेबल्स। ओके, तो उन्होंने यार वहाँ पे 90s के मेजॉरिटी हिट गाने एक्वायर कर लिया, उनके राइट्स कॉपीराइट सारे टिप्स ओन करती है, जिसकी वजह से आज वही चीज़ किसी और कंपनी के लिए रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। सेकंड चीज़, मोर देन 100 मिलियन सब्सक्राइबर बेस कंबाइनिंग ऑल द यूट्यूब चैनल्स। ओके, जस्ट इमेजिन यार, आज अगर आपके पास 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल है, तो आप किस तरह का पैसा बना सकते हो, एंड कोई आपको बीट भी नहीं कर सकता, बिकॉज कंपटीशन के पास कितना भी पैसा हो, आप सब्सक्राइबर्स कभी नहीं खरीद सकते। वो आपको नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रो ही करना पड़ेगा। ओके, एंड टिप्स के पास देखो मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, सिर्फ एक नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिप्स तेलुगु, टिप्स मराठी, टिप्स पंजाबी, राइट। तो हर म्यूजिक लेवल के पास ऐसे मल्टीपल चैनल्स हैं। तो कंबाइन करके टिप्स के पास 100 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है। और यहाँ पे मैं सिर्फ टिप्स की बात नहीं कर रहा, टी सीरीज और सोनी म्यूजिक से भी पॉपुलर म्यूजिक लेबल्स हैं जो 20-30 साल से इंडस्ट्री में, इन सबके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। एंड व्हाट आई फील कि आने वाले 10-20 साल में भी ये 5-6 प्लेयर्स ही इंडस्ट्री में मेजर रहने वाले हैं, और कोई नया प्लेयर आके इनको कम्पीट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज। थर्ड थिंग, 37 सॉन्ग्स की इनके पास लाइब्रेरी है, जो 90s के सुपरहिट सॉन्ग्स थे, राइट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये लोग सॉन्ग ओन करते हैं, तो कोई इनको कोई कंपटीशन आके उन सॉन्ग्स को चुरा नहीं सकता।
एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि हर एक सॉन्ग ना मिनिमम 60 साल तक मोनेटाइज हो सकता है। जस्ट इमेजिन यार, आपने इन्होंने जो 30 साल पहले गाने एक्वायर करे थे, उस गाने से अभी भी पैसा बना रहे हैं, अगले 30 साल तक और बनाएँगे। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा एडवांटेज है अपने आप में? इट्स लाइक कि आप प्रॉपर्टीज़ ओन करते हो और उन प्रॉपर्टीज़ पे आप 50, 60 80 साल तक आप पैसा बनाने वाले हो। रेंटल इनकम जिसको हम प्रॉपर्टी के केस में बोलते हैं। अब देखिए कॉपीराइट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे इन लोगों की होगी रॉयल्टी इनकम, बट इट्स सिमिलर टू लाइक अ रेंट ओनली, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इट टेक्स 4 टू 5 इयर्स टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल सॉन्ग एक्वायर्ड। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर न्यू कंपेटिटर्स टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री एंड कम्पीट विद देम। खुद सोच के देखो यार, ये डेटा मैंने मैनेजमेंट के इंटरव्यूज वगैरह से निकाला है। मैनेजमेंट कहती है टिप्स की एंड इंडस्ट्री की ओवरऑल नॉर्म है कि एक अगर आप गाना एक्वायर करते हो, आज के टाइम में कंपटीशन इतना हो गया, गानों की कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है, म्यूजिक फिल्म म्यूजिक की, ओके। तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हो कॉस्ट रिकवर करने में, उसके बाद जाकर जाके आप प्रॉफिट की सोच सकते हो। अब जस्ट इमेजिन यार, एक गाना, एक म्यूजिक लेवल स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिए बहुत सारा, राइट? एंड पैसा आपके, लेट्स से आप कुछ करोड़ रुपए लेके आ भी गए, आपने लेट्स से 8-10 गाने निकाल भी लिए, लॉन्च भी कर लिए, अच्छे सिंगर्स हायर कर लिए, मॉडल्स हायर कर लिए, अच्छा सेटअप कर लिया, राइट? अच्छा अच्छा वीडियो शूट भी कर लिया। उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि 10 में से शायद 3-4 गाने सुपर हिट होंगे, ओके। एंड बाकी सारे गाने में भी एवरेज और बिलो एवरेज ही परफॉर्म करेंगे। एंड आप 4 साल तक वेट करते रहोगे कि यार गाने में मेरा कॉस्ट रिकवर हो, और उस 4 साल की पीरियड में आपको और गाने भी बनाने हैं, ताकि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ और अपनी एक लेबल बना पाओ और म्यूजिक सॉन्ग्स की लाइब्रेरी बना पाओ, ओके। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन कितना डिफिकल्ट हुआ है किसी के लिए? मैं तो इतना पेन लूंगा ही नहीं यार। मैं 4-5 साल तक पहले प्रॉफिटेबिलिटी का वेट करूँ और कैश भी बंद करता रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर एट द सेम टाइम मेरे को चाहिए बॉलीवुड के साथ गुड टॉप डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ गुड रिलेशनशिप भी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत कंबाइंड एक बहुत सारे मोड्स हो जाते हैं टिप्स म्यूजिक के पास। एंड एक और मोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो है सॉन्ग्स आर बीइंग एक्वायर्ड थ्रू टिप्स फिल्म्स एट कंपैरेटिव प्राइसेस। अब मैंने आपको बताया टिप्स म्यूजिक के पास टिप्स फिल्म्स एंड टिप्स टिप्स म्यूजिक दो अलग अलग बिजनेसेस हैं, एंड ये एक ही मैनेजमेंट ओन करती है, ओके। एंड सबसे बड़ा इनके पास एडवांटेज पता है क्या है? टिप्स फिल्म्स क्या कर रही है, वो मूवीज बना रही है, और उन मूवीज में जो गाने वो लोग लेके आ रहे हैं, वो ही ऑफ कोर्स क्योंकि सेम एंटिटी का पार्ट है, वो गाने वो टिप्स म्यूजिक को सेल कर रहे हैं सस्ते दाम पे, राइट? सो ये आप देखो कितने अपने आप में कितना बड़ा एडवांटेज है कंपनी के पास, ओके। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कंपनी आज इंजॉय करती है 50 to 60% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने 100 रुपए की सेल्स करी है और मेरे सारे एक्सपेंसेस टैक्स वैक्स सब कट कटा के मेरे पास 50 से 60 रुपए बच रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितना अच्छा बिजनेस होगा ये? एंड आई फील अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं ऐसे बिजनेस को कभी छोड़ूंगा नहीं, राइट? एंड इन सब के मोड्स की वजह से ही आज कंपनी तो प्रॉफिट मार्जिन पे है। अब थोड़ा मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं हम। मैंने क्या बात करी थी आपको, मैनेजमेंट में 3 चीज़ें चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए कि मैनेजमेंट ने बूम एंड बस्ट साइकिल देखी हो बिजनेस की, राइट? जहाँ पे उसने डाउन ट्रेंड भी देखा है और उसको सर्वाइव भी किया, और फिर अप ट्रेंड में आके उसको अच्छे से कंपनी को न्यू हाइट्स पे लेके गई है, ओके। तो ये एक्सपीरियंस में ये काउंट होता है। सेकंड चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि मैनेजमेंट के पास पैशन होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग ऑनेस्टी होनी चाहिए। एंड टिप्स म्यूजिक में देखो, इनकी सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो अब ये पॉज करो वीडियो और देखो। 1946 से इनकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। 1972 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो स्टार्ट किया, एंड फिर ट्रांजिशन किया म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में 1977 में। एंड करते करते आज ये वही मैनेजमेंट आज की डेट में टिप्स म्यूजिक को अभी भी संभाल रही है। तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आप पॉज करो इसको और वीडियो को पूरा इस स्लाइड को पूरा देखो और समझो कि एग्जैक्टली मैं प्रमोटर की हिस्ट्री क्या रही है, ओके। मैं इस पे पूरा अभी टाइम नहीं देना चाहता। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट को कोई एक्सपीरियंस है तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले परचेज एंड प्रोड्यूस की बात करते हैं। परचेज बेसिकली जो ये लोग परचेज करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर से। इसमें क्या लिखा है? वी परचेज म्यूजिक राइट्स फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स व्हेन वी सी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। Our understanding of music and its creative process provides us deep insights on costs and returns, and therefore we always maintain cost consciousness while acquiring music rights. तो क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का इतना एक्सपीरियंस है 30 साल का, तो दे हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा म्यूजिक काम करेगा अच्छा, कौन सा नहीं करेगा।
एंड प्रोड्यूस बेसिकली जो ये खुद से गाने भी प्रोड्यूस करते हैं एज अ लेबल, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स, ऑफकोर्स जो नए सिंगर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको लॉन्च करेंगे। एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग A&R टीम। A&R टीम क्या होती है? आर्टिस्ट एंड रेpertoire टीम, which engages with artists across genres and languages, which allows us to promote upcoming talent. Our team has a deep understanding of music and a track record of creating a repertoire of must-have hits and strong track record of producing music hits. Okay, so experience जब मैनेजमेंट के पास है तो उनके लिए अभी भी बहुत इजी रहता है, उनको एक समझ है गानों की यार कि कौन से गाने लॉन्च करेंगे आज के टाइम में, कौन से गाने चलेंगे। एंड आप जाके देखो टिप्स का म्यूजिक चैनल एंड यू विल नो। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, कंटेंट कॉस्ट में आओ एंड चेक आउट दिस। कंटेंट एक्विजिशन इज एंटायरली फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, नो बोरिंग्स, नो लेवरेज। एंड ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है और सबसे गुड इंडिकेशन है। वाई? बिकॉज 90% केसेस में जो भी कंपनीज बैंकरप्ट होती है स्टॉक मार्केट्स में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लेवरेज और डेट। बट इस केस पे इन लोगों को डेट की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज इनको जो पुराने गानों की एल्बम्स थी, लाइब्रेरी थी 30,000 गानों की, राइट, उसमें से वो सारे गाना इनको, सारे सॉन्ग्स अभी तक पैसा बना के दे रहे हैं। और वो इतना सारा अमाउंट है जिससे वो री इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं, यू नो, कंपनी के अंदर टू एक्वायर न्यू सॉन्ग्स, एंड एट द सेम टाइम डिविडेंड्स एंड बायबैक्स भी कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। अगर किसी बिजनेस में डेट की जरूरत ही नहीं है ना, सो उससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। अब इनके गूगल ग्लोबल पार्टनर्स हैं, आप देखो डिजिटल पार्टनर्स यूट्यूब वगैरह हो गए। सो इट इट गिव्स यू एन आइडिया कि कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है। अब बात करते हैं टूल्स दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दिस इज, आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ आपको 90% पेड प्रोग्राम्स में भी नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोर्सेज जैसे CA, CFA या MBA भी सिखाएंगे। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है जो कि मैंने पर्सनली अप्लाई किया। हर एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टर अप्लाई करता है इस प्रैक्टिस को टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स, राइट। एंड अगर आपने ये 4 स्टेप्स इन टूल्स को यूज कर लिया, तभी आप ढंग से कन्विक्शन एंड करेज बिल्ड कर पाओगे, अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस बना पाओगे। ओके, सो कौन कौन से टूल्स मैं यूज करता हूँ? कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो कंपनी कंडक्ट करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, न्यूज इंटरव्यूज ऑफ द कंपनी के जो प्रमोटर CEO हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बाय कंपनीज लाइक EY, डेलॉयट एक्सेट्रा, एंड इंडस्ट्री बॉडी रिपोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब इसको एक एक करके समझते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता है, एंड 90% लोगों को नहीं पता है क्या होता है। देखो स्टॉक मार्केट्स में ना मोस्टली कंपनीज के रिजल्ट्स हर 3 महीने में आते हैं। सो हर एक क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है कि इस क्वार्टर हमने क्या सेल्स एंड प्रॉफिट्स करी। एंड तो ऐसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब भी कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है ना, रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल कंडक्ट करती है विद ऑल दी पोटेंशियल जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर, और जो भी एनालिस्ट है, फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस के एनालिस्ट हैं जो कंपनी से आके उस मीटिंग में सवाल जवाब करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में एज ए इन्वेस्टर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप भी जा सकते हो। आपको पूरा ईमेल में डिटेल आता है, राइट। एंड वहां पे जाके कंपनी से क्वेश्चन पूछ सकते हो मैनेजमेंट से, बिजनेस के बारे में, राइट। तो ये ना साल में 4 बार होती है कॉन्फ्रेंस कॉल्स। ओके, तो साल में 4 बार होती है कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो यहाँ पे ना आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, और आपको फिगर आउट करना है कि यार मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। और ये मतलब आपके लिए बाइबल की तरह है किसी भी इन्वेस्टर रिसर्च एनालिस्ट के लिए। मैं ये इतना ही बोलना चाहूंगा इसके बारे में। सेकंड इज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कंपनी देती है हर क्वार्टर के बाद, जब भी कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है, कंपनी प्रेजेंटेशन भी निकालती है एक्सप्लेनिंग ऑल द नंबर्स। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड है न्यूज इंटरव्यूज ऑफ द कंपनी, प्रमोटर, CEO एंड चेयरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खुद सोचो। अगर आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस कंपनी का न्यूज़ इंटरव्यूज मिल गए यूट्यूब पे, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है आज के टाइम में। सो आपको वहाँ पे जज करना है कि मैनेजमेंट बोलते हो कितना कॉन्फिडेंस है, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर मैनेजमेंट झिझक रहा है, फिर ऑनेस्टली आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड उनकी उनकी वैल्यूज़ क्या है, राइट। आपको इन सब का आइडिया लगेगा इंटरव्यूज देख के, और वहाँ से कन्विक्शन बिल्ड होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम जब शार्क टैंक में जाते हैं, शार्क टैंक अगर आपने देखा, राइट, शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जो भी बिजनेसमैन आके, एंटरप्रेन्योर आके पिच कर रहा है उनको कि वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, वो एक बॉडी लैंग्वेज जज करते हैं, राइट। तो आपको वही काम इंटरव्यूज देख के करना है। फोर्थ थिंग इज इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बाय कंपनीज लाइक EY एंड डेलॉयट। सो जैसे ना बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज है
फॉर एग्जांपल ईवाई, डेलॉयट, मॉर्गन स्टैनली, राइट? ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, एक ना इंडस्ट्री रिपोर्ट निकालती है पर्टिकुलर सेक्टर्स की। सो ईवाई और डेलॉयट की भी एक रिपोर्ट है म्यूजिक इंडस्ट्री के लेबल्स के ऊपर, जहाँ से मैंने काफ़ी डेटा लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए। आप गूगल पे सर्च करना। एंड ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री के लिए एनालाइज करने के लिए। फिफ्थ चीज़ है इंडस्ट्री बॉडी रिपोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वो क्या होता है, हर इंडस्ट्री के ना एक अथॉरिटेटिव बॉडी होती है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री बॉडी। फॉर एग्जांपल सीएफए इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है, राइट? जो कि सीएफए जिसके अंडर पूरा सीएफए का कौन कौन से मेंबर्स हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट के अंदर वो सब डेटा आता है। ऐसे ही जैसे सीए के लिए सीए इंस्टीट्यूट है, वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और हर इंडस्ट्री के लिए, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री के लिए नासकॉम है। ओके, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए है आईएमआई, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। आप गूगल पे सर्च करना। इंडस्ट्री बॉडी में क्या होता है ना, कि वो अपनी इंडस्ट्री में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे शेयर करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर टू रीड दोज रिपोर्ट्स। तो ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल की। मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस कॉल गोल्ड माइन है। अब हमें समझना है कि यार कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज़ कैसे करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू 99% लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज कॉमन चीज़ इतनी कॉमन नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। ओके, सो देखो, जब भी आप किसी भी कॉन्फ्रेंस कॉल को एनालाइज करते हो, आपको ना कुछ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। ओके, एंड आपको जज करना है कि क्या ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल में नोटिसेबल है या नहीं है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इज द मैनेजमेंट रियली एक्सपीरियंस एंड नो ए टू जेड अबाउट इट्स बिजनेस। कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको ये जानना है, पढ़ना है कि यार मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या फिर एक्सपीरियंस है, उसको बिजनेस के बारे में सब पता है, कि जो भी हम क्वेश्चन बिजनेस के रिगार्डिंग उससे पूछ रहे हैं, क्या उसको आइडिया है, क्लियर पिक्चर है उसके मन में अपने बिजनेस के बारे में। Second is, does management walk the talk? Check whether the guidance given by the management in the past does it also reflects in the sales and profit growth. जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल कंडक्ट होती है ना, तो एज एन एनालिस्ट इंटरव्यू एज एन एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स जो आते हैं कॉल के अंदर, वो हमेशा मैनेजमेंट से पूछते हैं कि आपकी रेवेन्यू की गाइडेंस क्या है अगले 2-3 साल की, प्रॉफिट गाइडेंस क्या है अगले 2-3 साल की। सो वो गाइडेंस मैनेजमेंट एक अंदाजन एक नंबर देता है। ओके, मोस्टली मैनेजमेंट एक आपको एक ब्रॉड पिक्चर देंगे। अब आपको जज करना है कि वो गाइडेंस ऑनेस्ट है या नहीं है, क्या मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस पे टिक रहा है, और वही जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने अगर दी है, क्या वो प्रॉफिट एंड सेल्स में रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं हुई है। ये आप कैसे जज करोगे, इसके लिए आपको प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़नी पड़ेंगी। एंड हर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में चेक करना पड़ेगा जाके कि मैनेजमेंट ने वो चीज़ इंप्लीमेंट करी कि नहीं करी। एंड अगर नहीं करी है, तो उसका रीज़न क्या है। जो भी इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देखो आपको ये पर्टिकुलर गाइडेंस दी थी और ये अचीव नहीं हुआ है, इस पे आप मेरे को आंसर दो। और अगर मैनेजमेंट आंसर में झिझक रहा है या फिर श्योर नहीं है, या फिर आंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, दैट मीन्स कुछ रेड फ्लैग है मैनेजमेंट में, कुछ सही नहीं है। सो मैं ऐसी कंपनीज को अवॉइड करूंगा। ओके, फोर्थ चीज, क्या मैनेजमेंट फोकस कर रहा है शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करने के लिए, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली शेयर मैटर मार्केट्स को यही चाहिए कि यार शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हो। तो वो कैसे होती है, बायबैक्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, राइट? तो मैनेजमेंट का क्या टेक है शेयर होल्डर्स के बारे में, क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोच है मैनेजमेंट, राइट? तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के। एंड डज मैनेजमेंट गिव्स कंजर्वेटिव एंड रियलिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस और नॉट। ऑफ कोर्स ये भी ऑनेस्टी में आ गया कि देखो बहुत बार ऐसे स्टॉक मार्केट में देखा गया कि मैनेजमेंट ना बहुत एग्रेसिव नंबर्स बता रहे हैं कि यार हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और देखा है अगले क्वार्टर में कुछ करा ही नहीं है, और अचानक से शेयर प्राइस गिर जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टिप्स म्यूजिक में मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी मैनेजमेंट के अंदर, और कॉन्फ्रेंस कॉल का डेटा आपको मिलेगा कहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा कहाँ मिलेगा। ओके, सो मैं जाता हूँ गूगल पे वापस। मैं टिप्स म्यूजिक, देखो टिप्स इंडस्ट्रीज की मैं ना वेबसाइट पर गया हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गोल्ड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं टिप्स इंडस्ट्री की वेबसाइट पे गया हूँ, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। सो टिप्स इंडस्ट्री में यहाँ पे वेबसाइट पे गया हूँ, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इन्वेस्टर्स के सेक्शन पे। एंड यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गई। तो हमें यहाँ पे जाना, मैं क्लिक करता हूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
2024-25 की Q2 FY25 अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप ये देखो, आपको दिख रहा है, दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये होती है अर्निंग्स कॉल। यहाँ पे आप देखो, लोग सवाल जवाब करते हैं। रही कुमार तोनी जो कि टिप्स कंपनी के प्रमोटर है, चेयरमैन है, ये यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। फिर हरि नायर कंपनी के सीईओ है, सॉरी सीएफओ है, यहाँ पे एक आंसर कर रहे हैं, राइट। फिर आप जाओगे, इनको आप गो थ्रू करोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये देखो आप, इतना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड यहाँ इसको पढ़ के आप जज कर सकते हो मैं कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट है, क्या एग्जीक्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अब देखो, मैं तो ऑलरेडी अपना सारा होमवर्क कर चुका हूँ, मैंने सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ ली है, सो आई वोंट बी एबल टू रीड ऑल ऑफ दिस एंड मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बेटर टूल बताता हूँ। दिस इज अ वेबसाइट screener.in। अब यहाँ पे जाओ, टिप्स म्यूजिक सर्च करो, ओके, एंड नीचे नीचे जाओ और देखो यहाँ पे कौन कॉल्स दिखा है, आपके नोट्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो ये वेबसाइट ने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है कि ये लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी कॉन कॉल्स को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है हर इन्वेस्टर के लिए, ऑफकोर्स बहुत टाइम चाहिए। तो स्क्रीनर.इन ने आपको यहाँ पे नोट्स दे दिया। अब ना मेरे को देखना है मैनेजमेंट ऑनेस्ट था कि नहीं। तो मैं कैसे देखूंगा, लेट्स से मैं 2000 जून 2022 की मैंने नोट्स उठाए, या फिर 2021 की मैंने नोट्स उठाए। यहाँ पे देखो, मेरे को देखना है म्यूजिक बिजनेस के बारे में कंपनी ने क्या बोला है। अब देखो, द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री एस्टिमेट टू ग्रो ओवर 15% का CAGR, ओके। और यहाँ पे इसने कहा द कंपनी वर्क्स विद 3 to 4 मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग टिप्स इंडस्ट्री टाइप्स विद टॉप 5 म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स बिसाइड गाना। अब यहाँ पे ना मेरे को देख रहा है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है रेवेन्यू और प्रॉफिट की। अब यहाँ पे देखो, ये जुलाई 2021 की कौन कौन है, यहाँ पे लिखा है द कंपनी एक्सपेक्ट्स a 25 to 30% ग्रोथ इन द म्यूजिक बिजनेस। ओके, अब ये करते हैं, हम ये चेक करते हैं। तो अब हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं उसको। अब हम जाते हैं अक्टूबर 2021 की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है, सॉरी। अब हम जाते हैं, तो हम जून के उस पर चलते हैं। जून के मैंने नोट्स उठाए, यहाँ पे आप देखो, टिप्स रिपोर्टेड 23% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, बट इन Q3 इट वॉज 43% ड्यू टू बिगर डील। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट ने नीचे क्या बोला है। हम्म, क्या इसमें गाइडेंस की बात हुई है? ओके, यहाँ पे कंपनी ने बात करी है, टिप्स इंडस्ट्री हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 67% एंड प्लान्स टू रिलीज अराउंड 25 to 30 billion वर्थ ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। अब द CEO of टिप्स इंडस्ट्री हैज अ गुड रैपर विद कॉम्पिटिटर्स एज एंड इज इन टॉक्स विद देम फॉर डील्स। तो यहाँ पे ना कुछ गाइडेंस की बात की, तो हम दूसरी इस पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स से अगस्त 2022 के हम नोट्स उठाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, with the company having a top line commitment of 25 to 30%। यहाँ पे भी कंपनी बात करिए 25 से 30% ग्रो होने की, ओके। YouTube contributes to around 50% of the company's revenue, while 20 to 25 to 28 comes from other digital platforms। यहाँ पे देखो गाइडेंस एंड फ्यूचर प्लान्स। द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 25 to 30% एंड अ मार्जिन ग्रोथ ऑफ 50 to 20% ईयर ओवर ईयर, with new releases contributing 25% and the existing catalog contributing contributing 5 to 10%। ओके, अब आप यहाँ पे देखना, ये है अगस्त 2022 की कॉन कॉल, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, आज से 2 साल पहले मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम लोग 25 से 30% के रेट पे ग्रो करेंगे। 2021 में भी ये बोला, एंड 22 में भी मैनेजमेंट ने ये बोला। अब मेरे को कंफर्म करना है 23 में मैनेजमेंट ने क्या बोला। मैं यहाँ पे 23 के मैंने नोट्स खोले। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सस्टेन अ 30% CAGR इन बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 years। ठीक है, अब देखो, द कंपनी प्रोडिक्ट्स अ 30% टॉप लाइन एंड 30% बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर दिस ईयर। ये कंपनी ने जून 2023 के नोट्स में बोला, ठीक है।
तो आप देखो पिछले 3 साल से कंपनी ये रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है। हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट ने वो चीज़ अचीव करी। देखते हैं यहाँ पे, ये देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम चेक करते हैं अगले पिछले 3 साल की, 43%। मैनेजमेंट 30%, 25 से 30% बोल रहा था। अभी एवरेज पर साल की ग्रोथ है पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट 43% प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 साल का देखोगे इट्स 131%, सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, सेल्स ग्रोथ देखो पिछले 3 साल की 39% ऑन एन एवरेज। ओके, और 3 साल से मैनेजमेंट ये बात बोल रहा है। एंड मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये देखो कि मैनेजमेंट अब क्या बोल रहा है अगले 3 साल के बारे में, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो टिप्स म्यूजिक रेवेन्यू गाइडेंस मैं सर्च करता हूँ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। ये 2024 का अक्टूबर का आर्टिकल है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, टिप्स म्यूजिक एम्स फॉर 30% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। मैनेजमेंट पिछले 3 साल से बोल रहा है 30%, एंड पिछले अगले 3 साल भी ये लोग कह रहे हैं कि हम 30% ग्रो करेंगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, राइट। एंड उन्होंने उससे ज्यादा ही ग्रो किया है। तो इसके हम क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट पहली बात तो ऑनेस्ट है, राइट, और कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहा है एंड एट द सेम टाइम ओवर अचीव कर रहा है। एंड क्या ये स्टॉक प्राइस में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है? प्रॉफिट्स में तो देखो हो ही रही है। प्रॉफिट्स देखो 2020 से अब आज 2024 में प्रॉफिट देखो किस लेवल पे है कंपनी के। अब पिछले 3 साल से हम बात करते हैं, 3 साल पहले स्टॉक प्राइस कहाँ पे था? 131 रुपीज़ के आसपास था 2022 में। अभी हम 2025 में आने वाले हैं, राइट, आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब देखो 3 साल पहले स्टॉक प्राइस कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। एंड कंपनी अभी भी बोल रही है कि 3 साल, अगले 3 साल बाद हम लोग कंसिस्टेंटली 30% की रेट से ग्रो करेंगे। एंड आई एम श्योर ये लोग उससे भी फास्ट ग्रो करने वाला है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट टेलविंड्स है। तो ये मैंने आपको देखो ब्रीफ आइडिया दिया कि कैसे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल को एनालाइज करना है, राइट। एंड हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, सो राइट, एंड ये करना है। सो अब 3 साल की अर्निंग्स कॉल का मतलब क्या है? बेसिकली अगर एक साल में 4 कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं तो आपको देखो पिछले 3 साल की पढ़नी पड़ेगी। दैट मीन्स 4 × 3 12। तो आपको 12 कॉन्फ्रेंस कॉल से देखो पढ़नी पड़ेंगी, एटलीस्ट आपको पढ़ना है। इससे आपको पता है क्या क्या आइडिया लगेगा कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कैसे रिस्पॉन्सेज दे रहा है इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस के, एनालिस्ट के क्वेश्चंस के। और ट्रस्ट में ऑन, जैसे आपने 2-3 कंपनीज का एक करा ना, एनालिसिस करा, देखो फर्स्ट टाइम लगेगा। प्लीज इसको ये मत सोचा कि बहुत इजी टास्क है, टाइम लगेगा, आप पहली बार करने बैठोगे। लेकिन अगर आपने पहली बार एक बार कर लिया ना, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, और आप एक फर्म डिसीजन बना पाओगे जो रेस्ट ऑफ द क्राउड कभी सोच भी नहीं सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या मैनेजमेंट में देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। पिछले 3 साल की कॉन्फ्रेंस को मैं पढ़ चुका हूँ कि मैनेजमेंट में देखो बहुत ऑनेस्ट है, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैनेजमेंट हैज़ आउट परफॉर्म्ड ऑल द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस कंटिन्यूसली सिंस पास्ट 3 ईयर्स। एंड कंटिन्यूसली मैनेजमेंट देखो शेयर होल्डर्स को ना बायबैक्स एंड डिविडेंड्स रिवॉर्ड कर रहा है। अब देखो कोई भी कंपनी अगर इतना प्रॉफिट बना रही है और एट द सेम टाइम बायबैक्स एंड डिविडेंड्स कर रही है, तो दैट मीन्स उनकी कंपनी के अकाउंट भी फर्स्ट नहीं है। वो लोग कुछ अकाउंट्स में भी इतना घपला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा पैसा डिविडेंड्स के थ्रू बांट भी रहे शेयर होल्डर को काफी सारा पैसा। तो ऑफकोर्स पैसा हवा में तो आ नहीं रहा है, वो कमा रहे तभी तो आ रहा है। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है और हम कैसे भरोसा कर ले यार कि कंपनी के पास प्रॉफिट है भी कि नहीं है। सो ये आपके पास क्लू है कि बायबैक्स एंड डिविडेंड से कंपनी आपको पैसा बना के दे रही है। मैं आपको बताता हूँ, आपको इसका मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। हम देखते हैं, स्क्रीनर पर जाके देखते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन होता है कॉर्पोरेट एक्शंस का। आप देखो कंपनी की डिविडेंड देखो 2024 में 2 रुपये, अक्टूबर इस साल 2024 के अंदर, अक्टूबर में, अगस्त में, फेब में 2 2 3 2 कितना हुआ, 3 2 5 6 7 8 9 9 रुपये का डिविडेंड दिया है पूरे साल के अंदर। ओके, उससे पहले कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड दिए जा रही है, दिए जा रही है। एंड डिविडेंड्स की देखो आप ग्रोथ भी हो रही है। कैन यू इमेजिन डिविडेंड्स कितनी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं? तो दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और कंपनी पैसा बना रही है, तभी वो लोग डिविडेंड दे पा रहे हैं। यहाँ पे बायबैक्स भी हुए हैं एंड स्प्लिट्स भी हुए हैं। ओके, सो ये आपके पास ये सारी हिस्ट्री, ये आपको ना जब सारी डॉट्स कनेक्ट करते हो आपको पता लगता है मैनेजमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं
ओके, ये अब कंपनी इज ऑल्सो एक्वायरिंग रियली गुड क्वालिटी कंटेंट। आप देखो कंपनी के जाके गाने सुनो, यू विल गेट टू नो द आइडिया, राइट। एंड फिफ्थ है मैनेजमेंट लव इट्स बिजनेस एंड इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर देमसेल्व्स एंड द शेयर होल्डर। ये अभी मैंने आपको दिखाया कि मैनेजमेंट बायबैक्स एंड डिविडेंड्स कितना ज़्यादा कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया वीडियो में पहले मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी इंडियन इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, लेवल इंडस्ट्री 3500 करोड़ के आसपास की है 2024 में। यूएस में इंडस्ट्री अराउंड 1 लाख करोड़ के ऊपर की है, यूरोप में 45,000 करोड़ की है। अब मेरे को फिगर आउट करना है कि ये इंडस्ट्री अगले 5 या 10 साल में किस लेवल पे जा सकती है। अगर मैंने वो नंबर फिगर आउट कर लिया, फिर मैं सेल्स भी कंपनी की निकाल सकता हूँ, मैं प्रॉफिट्स भी निकाल सकता हूँ। देन आई कैन एस्टिमेट कि मेरा शेयर प्राइस किस लेवल पर जाएगा अगले 5 साल में, कितना मल्टीप्लाई होगा। एंड उस हिसाब से फिर मैं ये भी डिसाइड कर पाऊंगा कि यार वैल्यूएशन हिसाब से क्या है, आज सही मिल रही है नहीं मिल रही है, राइट। सो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई हम ग्रोथ ट्रिगर समझते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे हमें ओवरऑल आइडिया लगेगा और कन्विक्शन बिल्ड होगा कि इंडस्ट्री में मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर 5 साल में कोई भी मेजर चैलेंजेस तो नहीं है। तो समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ इन म्यूजिक स्ट्रीमिंग। एज ऑफ 2023 देयर आर 170 मिलियन पीपल who stream music online, which is only around 12% of our population। 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ 17 करोड़ लोग आज म्यूजिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा जैसे जैसे इंटरनेट इंडिया में और फैलेगा। सेकंड चीज, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्री टू पेड स्ट्रीमिंग। out of that out of that 170 million, now only 8 million people pay for the premium subscription of Spotify and Apple Music, and this number will skyrocket in the years to come। and बहुत एवरेज, आप खुद सोच के देखो यार, 140 करोड़ की जनता है जिसमें से 117 मिलियन, बेसिकली 17 करोड़ लोग ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं, एंड उसमें से सिर्फ 80 लाख लोग ही पे कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज्यादा है। आई फील 140 करोड़ की जनता में से एटलीस्ट 50 करोड़ लोग तो आने वाले 10 15 20 साल में पे करेंगे यार। और सिर्फ महीने का अगर 100 रुपये है, मैं क्यों नहीं पे करूंगा म्यूजिक एप्स के लिए जहाँ पे मेरे को एड फ्री गाना सुनने को मिल रहा है, और मेरे को विद इन फिंगर टिप्स में कोई भी गाना प्ले कर सकता हूँ, और मेरे पास लाखों गाने के ऑप्शन है। तो आई फील 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट यू नो इज पेड स्ट्रीमिंग को ऑफ कोर्स चांस देगी, एंड दे विल पे फॉर द सब्सक्रिप्शन। एंड इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, मैंने आपको अभी बताया। इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स जो कि मॉनिटाइज होना बाकी है, सो ह्यूज अनटैप पोटेंशियल मेरे को वहाँ पे भी दिखता है। अब इसका एग्जैक्ट नंबर हम लोग नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, अभी कोई भी इंडस्ट्री में किसी ने इसकी बात नहीं करी है। फिफ्थ आप देखो पब्लिक परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बताया वेडिंग्स में जो गाना प्ले होते हैं, राइट, रेस्टोरेंट में, बार में। अभी सीन क्या हो रहा है यार इंडिया में ना, 90% रेस्टोरेंट ओनर बार ओनर्स म्यूजिक लाइसेंस के लिए पे ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन द फैक्ट इज कि जितना मैंने मैनेजमेंट की न्यूज़ इंटरव्यूज देखे हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि ये रेवेन्यू ना अभी 250 से 300 करोड़ का है, ये सिग्निफिकेंटली जंप होगा 10 to 20,000 करोड़ के रेंज के अंदर अगले 5-10 साल में। 20,000 करोड़ छोड़ो, 10,000 भी अगर होता है, पब्लिक परफॉर्मेंस सोचो 250 करोड़ से 10,000 करोड़ तक पे पहुंच जाएगा। कैन यू जस्ट इमेजिन, इंडस्ट्री जो अभी तो सिर्फ 3500 करोड़ की इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ तो सिर्फ पब्लिक परफॉर्मेंस राइट से आने वाला है। आप सोच के देखो स्ट्रीमिंग से जब जो अमाउंट आएगा, कितना बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर निकालना कैसे स्ट्रीमिंग का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो हाउ टू फोरकास्ट द सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हाउ मच कैन द इंडस्ट्री और मार्केट साइज कैन बिकम इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। हाउ मच मार्केट शेयर विल द कंपनी बी एबल टू जनरेट कैप्चर इन कमिंग ईयर्स। what kind of growth guidance is the management giving for the future, and in the end what would be the sustainable PAT and operating margins, as it will help us to understand and get an idea about how much profits the company can make। मेरे को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तभी मैं फिगर आउट कर पाऊंगा कि यार इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है अगले 5-10 साल में, एंड उसमें से कंपनी का
टिप्स म्यूजिक का मार्केट शेयर कितना होगा, एंड उस मार्केट शेयर के हिसाब से अगर मेरे को पता है मार्जिन के नंबर, जो कि अभी कंपनी के मार्जिन 50-60% के आसपास है, तो उस हिसाब से मैं फिगर आउट कर पाऊंगा कि कंपनी 5-10 साल बाद कितना प्रॉफिट बनाने वाली है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ओके, तो गूगल करते हैं। ये सब डेटा गूगल पे अवेलेबल होता है, और मैंने अपनी होमवर्क रिसर्च वर्क करा है। तो ऑफकोर्स मैं पूरी रिसर्च तो आपको नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये नंबर आपको मिलता कहाँ से है। ये देखो, ये ना एक यार आर्टिकल है। ये देखो, इंटरव्यू ऑफ द वीक, कुमार तौरानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टिप्स इंडस्ट्रीज। इस आर्टिकल में ना मैं आपको सीधा उस पॉइंट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैनेजमेंट ने बात करी है। अब आप ये पढ़ो, Tips Industries is looking to invest more into producing some great content for feature films and for the OTT space. OTT space basically जो Spotify, Apple Music space के बारे में बात कर रहे हैं। While continuing to invest in music, OTT is the future, जो मैंने आपको बताया पेड स्ट्रीमिंग का, and will reign over other platforms. It should be a 25,000 crore rupees market in next 10 years. म्यूजिक इंडस्ट्री अभी 3500 करोड़ की है। अगले 10 साल में मैनेजमेंट बोल रहा है टिप्स का कि सिर्फ ओटीटी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, बेसिकली साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स वाला जो पार्ट है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है, वहां से पेड सब्सक्रिप्शन से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। एंड मैंने आपको भी वीडियो में बताया पिछले वीडियो स्लाइड में कि पब्लिक परफॉर्मेंस का अलग से 10,000 करोड़ का प्रोजेक्शन है। 10 से 20,000 करोड़ का, मैं 10,000 लेके चल रहा हूँ। ये डेटा मैंने कहाँ से निकाला यार? ये मैंने सारा डेटा मैनेजमेंट के इंटरव्यूज से, कॉन्फ्रेंस कॉल से निकाला है। उस सब आप जाके रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिलेगा। हर कंपनी के बारे में आपको ये सब डाटा मिल जाएगा जिस भी इंडस्ट्री में आप करोगे। सो प्लीज़ इसको देख के घबराना मत कि मेरे को ये सब चीज़ें पता कैसे हैं। ओके, एंड यही एक सीक्रेट है जो 90% लोग नहीं बताते हैं, राइट? अब हम समझते हैं, 25,000 करोड़ के यहाँ इसको स्ट्रीमिंग से आ गया, ओटीटी स्पेस से 10,000 करोड़ का आ गया पब्लिक परफॉर्मेंस से। सो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ अगले 10 साल में इंडस्ट्री 35,000 करोड़ की होगी मिनिमम, राइट? अभी इंडस्ट्री 3500 करोड़ के आसपास की है। दैट मीन्स 10 साल में 10 गुना इंडस्ट्री जंप होने वाला है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा इफेक्ट आएगा? अब हम देखते हैं कि इस डेटा को यूज करके हम प्रॉफिट्स कैसे कंपनी के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। क्या बताया कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओटीटी से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी अगले 10 साल में। ये है पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है? इसको मैं पीएस लिख देता हूँ। और हमने क्या समझा कि पब्लिक परफॉर्मेंस से राइट से 10,000 टू 20,000 करोड़ का नंबर आएगा, ठीक है? और ये मैंने कहाँ से डेटा निकाला? इंटरव्यूज मैनेजमेंट के देख के, यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं इंटरव्यूज को। ओके, सो मैं इसको 10,000 ही मान लेता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी सेकेंड। 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाती है। ओके, अब जितना मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ा है ना, मैनेजमेंट कह रही है कि अभी इनका 8 से 9% मार्केट शेयर है। सो 10 साल बाद आई कैन वो लोग चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हम 10 से 12% का मार्केट शेयर गेन कर लेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग ना 10 साल बाद 35,000 का 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। तो अगले 10 साल बाद 35,000 करोड़ का 10% मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे तो इनकी सेल्स आ जाएगी अराउंड 3500 करोड़ की। ओके, सॉरी। सो ठीक है, अब सेल्स हमारे पास आ गई है। अब हमें देखना है इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा उस टाइम पे। सो अब चलते हैं वापस हम गूगल की तरफ, जाते हैं हम स्क्रीनर पे और देखते हैं अभी मार्जिन्स क्या है कंपनी के। जब से म्यूजिक बिजनेस में बूम चालू हुआ है कंपनी का, आप देखो मार्जिन्स देखो आप। 91 करोड़ की सेल्स है, 43% का 43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मार्जिन यार इस पे शो नहीं हो रहा है। मैं मोटा मोटा अंदाज़ा लगाता हूँ जितना मैंने रिसर्च करा है कि इनके ना मेजरली सेल्स और पैट मार्जिन का फ़र्क देखोगे ना, मोस्टली फ़र्क
मार्जिन का मोस्टली मार्जिन की जो रेंज है 50 to 60% के बीच में रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ 50% मार्जिन लेके चलता हूँ। ओके, वैसे तो ज़्यादा है। अगर हम 3500 करोड़ का 50% लेते हैं तो हमारे पास पता है कितना नंबर आता है? 1750 करोड़। ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा आज से 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब देखते हैं प्रॉफिट्स अभी कितने हैं। देखो, जब मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तब मार्च 2024 में कंपनी के प्रॉफिट 127 करोड़ थे। दैट मीन्स कंपनी अगले 10 साल में एटलीस्ट 1750 करोड़ का तो प्रॉफिट करेगी। ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव नंबर लिया है। ओके, सो अगर हम देखें ना, और 127 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2024 में है, कि 10 गुना से भी ज़्यादा होता है। मतलब 10 साल में कंपनी 10 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट करने वाली है, तो वो मतलब एनुअल रिटर्न ऑन एन एवरेज साल का 22 से 23% हो गया। सो दैट मीन्स अगर प्रॉफिट इतना ग्रो करेगा तो मेरा शेयर प्राइस भी ग्रो करना चाहिए, राइट? लेकिन इसके बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। वो मैं इस पे मैं नहीं करूँगा कि शेयर प्राइस कितना ग्रो करेगा, वो प्रॉफिट कितना ग्रो करेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है। सो उसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं ना आपको समराइज़ करता हूँ एक चीज़। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, putting it all together, how I decided to make a bold investment of 20 लाख रुपीस। मैंने आपको पूरी वीडियो बताया, मैं इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ, थोड़ा समराइज करता हूँ। हाई क्वालिटी बिजनेस विद मल्टीपल पोर्ट्स। टिप्स म्यूजिक में मैंने ये चीज आइडेंटिफाई करी, आप सबको भी बताया। डेट फ्री कंपनी है जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करी, एंड कैश रिच बैलेंस शीट है इनके पास अभी भी। एनी डे कंपनी के पास 300-400 करोड़ बैलेंस शीट पड़ा रहता है। वाई? बिकॉज इनका जो लाइब्रेरी है गानों की, उनसे इतना कैश आ रहा है कि ये इकट्ठा होता है और उस कैश को वापस री इन्वेस्ट करते हैं और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स इन द एंटायर सेक्टर और इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया। Experienced management with more than 30 years of experience has seen multiple ups and downs of the business cycle. Honest and passion management, ये भी मैंने आपको बताया। वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन मैं अभी इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ। अबव एवरेज ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट सिंस पास्ट 3 years। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है पिछले 3 साल से 30% की, कि हम प्रॉफिट एंड सेल इस लेवल से ग्रो करेंगे। और ये लोग आप सोच आपने मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया प्रूफ कि उससे कहीं ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को जब मैंने देखो कंबाइन किया ना, तो मैं इतना श्योर था कि यार आप खुद सोच के देखो, क्या ऐसी कंपनी रातों रात डूब सकती है जिसके पास डेट भी नहीं है बिल्कुल और कैश पड़ा है बैलेंस शीट पे अच्छा खासा, एंड बहुत ग्रो पोटेंशियल है और ग्रो करे जा रही है? डू यू थिंक ऐसी कंपनी रातों रात कभी गिर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? एंड आपको यही चीज तो देखनी है किसी भी कंपनी के अंदर। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? कि कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है। ग्रोथ तो बहुत बात की बात है यार। अगर मेरी कंपनी अगले 5 साल तक वहीं पे है जहाँ पे प्रॉफिट है, तो एटलीस्ट मेरा पैसा डूबेगा नहीं। एंड आई वाज सो श्योर अबाउट दिस कि एटलीस्ट अगली 5 साल में कंपनी डूबेगी नहीं, कोई कॉम्पिटिटर आके इसको छेड़ पाएगा या फिर परेशान कर पाएगा, राइट? तो ये फैक्टर एक टिक हो गया। सेकंड चीज मैंने देखा, ग्रोथ तो है ही और मैनेजमेंट भी बहुत बुलिश है और ऑनेस्ट है, एंड इंडस्ट्री में ओवरऑल ग्रोथ है, मैंने आपको बताया कैसे, राइट? जब ये चीज़ भी है और मेरे पास पता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी है कि कंपनी डूब नहीं सकती, तो व्हाई नॉट आई वोंट टेक बिग इन्वेस्टमेंट, बिग एंड बोल्ड इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। अब यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूएशन की, क्योंकि बिजनेस कितना भी अच्छा कितना भी करूंगा, अगर वैल्यूएशन ढंग की नहीं है ना, तो यू विल नॉट मेक मनी। एंड वो चीज़ देखो यार, मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, एंड उस पे हम लोग इतनी डिटेल में बात करने वाले हैं। यू विल रियली एंजॉय दैट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो। ओके, सो अब मैं आपसे ये चाहता हूँ, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप पॉज करो, नोट्स बनाओ ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है। एंड जो मैंने आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का प्रोसेस बताया ना यार, प्लीज़ एक काम करो, इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स, 2-3 इंडस्ट्रीज पकड़ो जो आपको समझ में आ रही है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री खुद पकड़ लो, ठीक है? आपने वीडियो देखी है, जाओ म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करो, टिप्स म्यूजिक की कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ो, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि यार किस लेवल पे कंपनी में काम हो रहा है, एंड किस लेवल में इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, ग्रोथ है, एंड आप समझ पाओगे मैनेजमेंट को। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो बिल्ड कन्विक्शन जस्ट लाइक मी ऑन ऑन एवरी अदर कंपनी। आप प्लीज रिसर्च करो अपनी, और सेक्टर्स ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज हो गया, राइट? जो कंपनीज के बारे में आपने सुना है, आप सिर्फ जाके ये चीज करो
एंड कॉन्फ्रेंस कॉल करो एटलीस्ट 3 साल की, एंड यू विल थैंक मी लेटर। एंड आप वापस इस वीडियो पे आओगे ना, नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे यश यार ये क्या बता दिया, किसी ने आज तक बताया नहीं ये सब। एंड ये सब मैंने खुद फिगर आउट करा है यार, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पूरा 6 साल का। एंड ऐसी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। काफ़ी लंबी थी ये, एंड अगर आप एंड तक टिको दैट मीन्स यू आर समवन हु इज़ रियली सीरियस एंड पैशनेट अबाउट दिस। एंड इन नेक्स्ट पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट कि कैसे मैंने स्टॉक को अराउंड 430 के प्राइस पे एक्वायर किया, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग द स्टॉक्स राइट। एंड मैं क्यों इतना बुलिश हूँ, और वो वैल्यूएशन मैंने कैसे कंपनी की आइडेंटिफाई करी, वो सब मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। एंड फॉर till then yaar, I'll see you again in the next video, and thank you so much for watching, and please make sure to like, share and comment on this video। कहीं पे भी आपको लगा मेरे को कुछ कुछ चीज़ अगर मैंने स्ट्रेच करी है, कुछ मेरे को आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट करी है, प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करो एंड कमेंट में बताओ। एंड थैंक यू सो मच यार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।